देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या है, स्क्रीन शेयर है। मैम देखो लास्ट दिन हम लोग मशीन आवर रेट का जैसे अलग क्वेश्चन होता है, मैंने बोला था वो हम लोग देख रहे थे, जिसमें मैंने यहाँ से एक क्वेश्चन हम लोग को करने के लिए दिया था, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, ये वाला हम लोग करेंगे। देखो ये क्वेश्चन में बोला क्या था, बोला था कि हम लोग को कंप्रीहेंसिव मशीन आवर रेट निकालना है फॉर द मशीन शॉप। ठीक है, अब मशीन शॉप का मतलब क्या होता है, एक मतलब जहां मशीन है, ठीक है, वहां पर जितने सारे मशीन है, सारे मशीन का मशीन शॉप का मतलब ये होता है। ठीक है, जितने सारे मशीन है, सारे मशीन का हमें जो है कैलकुलेट करके देना है, उसका कंप्रीहेंसिव मशीन आवर रेट। ठीक है, और कंप्रीहेंसिव का मतलब क्या था, देखो तीन तरह से मशीन आवर रेट हमें कैलकुलेट करने के लिए बताया जा सकता है। पहला, अच्छा यहाँ है नहीं, वो दूसरे पेज में चला गया, तुम लोग देख सकते हो। डायरेक्ट एक होता है सिंपल, एक होता है कंप्रीहेंसिव। कंप्रीहेंसिव में होता है कि जहां पर हम लोग को डायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट, मतलब डायरेक्ट में फिक्स्ड और वेरिएबल, इनडायरेक्ट का फिक्स्ड वेरिएबल एज वेल एज ऑपरेटर का कॉस्ट हमें इंक्लूड करके लेना होता है, इसको हम लोग बोलते हैं कंप्रीहेंसिव। ठीक है, और दूसरा था डायरेक्ट। डायरेक्ट का मतलब होता है जहां पर सिर्फ डायरेक्ट कॉस्ट का फिक्स वेरिएबल पार्ट आता है, और इन सिंपल था, सिंपल का मतलब जहां पर डायरेक्ट भी होगा, इनडायरेक्ट भी होगा। ठीक है, तो यहाँ हम लोग को कंप्रीहेंसिव मशीन आवर रेट कैलकुलेट करने के लिए बोला है। तो एक बार डेटा पढ़ के देखते क्या क्या बोला हुआ था, उसी के हिसाब से हम लोग कर सकते हैं। देखो जैसे पहले यहाँ पर बोला है ए मशीन शॉप। जैसे मशीन शॉप का मतलब मैंने पहले ही बोला, एक मशीन नहीं। देखो मशीन शॉप मतलब एक जगह पे जितने सारे मशीन है, अब देखते हैं कितने सारे मशीन है। हैज 8 आइडेंटिकल ड्रिलिंग मशीन, मतलब 8 मशीन है एक ही तरह का। आइडेंटिकल मतलब है मशीन तो अलग अलग है, लेकिन सारे ही एक ही जैसे हैं। ठीक है, अलग कुछ भी नहीं है। 8 आइडेंटिकल ड्रिलिंग मशीन मैन्ड बाई 6 ऑपरेटर। ठीक है, मतलब 6 ऑपरेटर मिलके इसे मैनेज करते हैं। ठीक है, ये 8 मशीन को। The machine cannot be worked without an operator wholly engaged on it। बोल रहा है कि मशीन ऑपरेटर बिना काम कर ही नहीं सकता है। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि ऑपरेटर को हमेशा मशीन के साथ ही रहना पड़ेगा। मतलब ऐसा भी तो होता है ना, कोई कोई मशीन के ऑपरेटर को जरूरत नहीं है हमेशा रहने का, स्टार्ट कर दिया या फिर थोड़ा कुछ चेंजेस का जरूरत है, ऑफ कर दिया, ये काफी है। लेकिन ये बोल रहा है कि होल टाइम एंगेजमेंट का जरूरत है। ठीक है, मतलब मशीन चलेगा तो ऑपरेटर वहीं पर रहना चाहिए। The original cost of all these machines works out to 8 लाख। बोल रहा है कि ये सारे मशीन्स का, 8 के 8 मशीन्स का जो कॉस्ट है वो है 8 लाख। ठीक है, these particulars are furnished for 6 months period। ये जो नीचे डिटेल्स दिया हुआ है, पर्टिकुलर्स जो डिटेल्स दिया हुआ है, वो 6 मंथ्स पीरियड का डिटेल्स दिया हुआ है। ठीक है, और ये 8 लाख 8 मशीन्स का है। अब एक एक मशीन 1 लाख का है या कुछ और है। देखो अब आइडेंटिकल बोला है तो एक एक मशीन 1 लाख का ही होगा, लेकिन हमें अलग से कुछ बताया नहीं है। अब देखेंगे क्या हमें बाइफरकेट करने का जरूरत भी है या नहीं है। तो पहले ही मैंने तुम लोग को लास्ट में पढ़ा दिया, देखो अभी, कि क्या निकालना है, कंप्रीहेंसिव मशीन आवर रेट फॉर द मशीन शॉप बोला है, यानी कि एक मशीन का तो निकालना नहीं है, 8 मशीन का ही निकालना है। तो ये कॉस्ट से ही काम हो जाएगा। मतलब ये हमें चेक करने का जरूरत नहीं है कि एक एक मशीन का कॉस्ट कितना है। 8 मशीन का कॉस्ट 8 लाख है, ये पता होना ही हमारे लिए काफी है, क्योंकि क्वेश्चन में ये नहीं बोल रहा है कि एक एक मशीन का बता दो, बोला है कि 8 के 8 मशीन यानी मशीन शॉप का ही बता दो कि क्या रेट है, कंप्रीहेंसिव मशीन आवर रेट। मतलब 8 मशीन चलने में 1 घंटे में कितने खर्चे हो सकते हैं। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। अब देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, नॉर्मल अवेलेबल आवर्स पर मंथ, ये 6 मंथ्स का डेटा दिया हुआ है, लेकिन ये 1 मंथ का बता रहा है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। 1 मंथ में हम लोग का बताया है कि नॉर्मल अवेलेबल आवर्स, इतना टाइम जो है नॉर्मल अवेलेबल होता है काम करने के लिए। एब्सेंटिज्म विदाउट पे आवर्स 18। अब एब्सेंटिज्म का मतलब है जो जब वर्कर नहीं रहते, अब वर्कर नहीं रहेगा तो मशीन भी नहीं चलेगा, क्योंकि पूरा वर्कर डिपेंडेंट मशीन है। ठीक है, अब एब्सेंट कौन कर सकता है, वर्कर। ठीक है, तो एब्सेंटिज्म मतलब वर्कर का ही बात हो रहा है। एब्सेंटिज्म विदाउट पे मतलब
अगर जो 18 आवर्स एब्सेंट होता है टोटल, अब ये कितने टाइम, ये कितने पीरियड के लिए बता रहा है, जैसे ये तो पर मंथ बोला इसलिए मैंने 1 मंथ लिख दिया, लेकिन ये डेटा कितने मंथ का है, 6 मंथ का है। यहाँ पर मंथ नहीं बोला है, एब्सेंटिज्म आवर पर मंथ नहीं बोला है, यानी ये 6 मंथ का डेटा है। इस क्वेश्चन में ना यही वाला अच्छा चीज है कि हमें क्वेश्चन को इतने अच्छे से पढ़ना पड़ेगा कि क्या मंथली है, क्या मतलब 1 मंथ के लिए है, क्या 6 मंथ्स के लिए, वो हमें बहुत ही अच्छे से आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो यहाँ कंसेंट्रेशन बहुत बड़ा बात हो जाता है इस तरीके के क्वेश्चन में। तो ये देखो, ये 6 मंथ्स का डेटा आ गया। 6 मंथ्स में 18 आवर्स जो है एब्सेंट होते हैं वर्कर टोटल, और इस टाइम के लिए किसी तरह का पेमेंट इनको नहीं दिया जाता है। ठीक है, तो ये बताया डिटेल्स में। लीव लेते हैं वर्कर जो कि विथ पे है, यानी 20 आवर्स का 6 मंथ्स का, यहाँ भी कुछ बोला नहीं है तो ये पर्टिकुलर्स क्योंकि 6 मंथ्स का है तो ये 6 मंथ्स का ही बात बताया जा रहा होगा कि लीव जो है विथ पे, मतलब 20 आवर्स वर्कर 6 मंथ्स में लीव लेते हैं लेकिन उनको पेमेंट दिया जाता है। नॉर्मल आइडल टाइम, अनअवॉइडेबल आवर्स। नॉर्मल आइडल टाइम जैसे कि मशीन का सेटअप, रूटीन सर्विस, वर्कर अगर मान लो टिफिन कर रहे हैं, वर्कर मान लो थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं, तो ये सब तो आइडल टाइम हो गया ना। वर्कर भी ना, मतलब ऑपरेटर भी ना मशीन क्योंकि नहीं चलेगा, तो ऑपरेटर का आइडल, नॉर्मल आइडल टाइम भी काउंट हो जाएगा। यहाँ कुछ डिटेल्स नहीं बोला, यहाँ सिर्फ बोला है नॉर्मल आइडल टाइम, यानी इतना टाइम जो है काम नहीं होता है। अब ये सारी चीजों से हमें ये निकालना चाहिए कि इफेक्टिव मशीन आवर रेट क्या होगा। ठीक है, इफेक्टिव मशीन आवर रेट क्या होगा वो हमें निकालना पड़ेगा। इफेक्टिव मशीन आवर रेट मतलब जितना टाइम प्रोडक्शन होता है वो हमें निकालना पड़ेगा। कितने टाइम के लिए, 6 मंथ्स के लिए। ठीक है, 6 मंथ्स के लिए हम लोग निकालेंगे, जिसमें एक चीज 1 मंथ में दिया हुआ है वो हमें समझना पड़ेगा कैसे करके चेंज करेंगे। ठीक है, उसके बाद देखो दिया हुआ है एवरेज रेट ऑफ वेजेस पर वर्कर फॉर 8 आवर्स ए डे। ठीक है, एवरेज रेट ऑफ वेजेस, वेजेस मतलब जो पेमेंट हो रहा है पर वर्कर, एक वर्कर को 8 आवर्स, एक दिन 8 घंटा काम होता है, और एक एक वर्कर एक दिन में 8 घंटा काम करता है, उसे पेमेंट दिया जाता है 800 रुपए। ये बोला गया है, देखो, पर वर्कर फॉर 8 आवर्स ए डे, मतलब एक वर्कर एक दिन 8 घंटा 800 रुपए, ये बता रहे हैं। प्रोडक्शन बोनस एस्टिमेटेड 15% ऑन वेजेस। तो जो वेजेस निकलेगा, ये वाले डिटेल से वेजेस निकलेगा, इससे हमें 15% वेजेस पे 15% लगाएंगे तो बोनस पता चलेगा। अब वेजेस कैसे निकालेंगे, देखो ये हमें एक दिन का जो है दे रखा है लेबर को पेमेंट करने का खर्चा। ठीक है, हम लोग कितने ऑपरेटर को रखते हैं, हमें 6 ऑपरेटर का खर्चा निकालना पड़ेगा। ठीक है, हम लोग कितने ऑपरेटर का खर्चा निकालेंगे, 6 ऑपरेटर का निकालेंगे 6 मंथ्स का। हम लोग को क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, 6 ऑपरेटर का 6 मंथ्स का वेजेस निकालना पड़ेगा। ये तो एक दिन का है। ठीक है, तो एक दिन में 8 घंटा काम करने से 800 रुपए मिलता है, तो वर्कर का रेट क्या होगा, 800 डिवाइडेड बाई 8 कर लो, 100, है ना। मतलब क्या हो गया, पर आवर 100 पर आवर करके। ठीक है, पर आवर 100 रुपीज करके, 800 रुपीज फॉर 8 आवर्स, देन फॉर 1 आवर 100 रुपीज। ठीक है, फॉर 1 वर्कर। ये देखो 1 वर्कर, ये पूरा लिंक ही तो वही था ना, एक वर्कर एक दिन 8 घंटा 800 रुपए, मतलब एक वर्कर को 1 घंटे का 100 रुपए। ठीक है, अब मैंने इसको आवरली क्यों ट्रांसफर किया, क्योंकि अभी हम लोग ये देखो ये सब आवरली दिया हुआ है, जो डिटेल्स दिया हुआ है कि कितना टाइम 6 मंथ्स में काम होता है वो सारे आवर्स बेसिस पे दिए हुए। ये देखो आवर्स, ये देखो आवर्स, यहाँ पर भी आवर्स है। ठीक है, तो हमें सारी चीजों को आवर्स पे निकालना पड़ेगा, मतलब हमें ये कैलकुलेट करना पड़ेगा कि 6 ऑपरेटर 6 मंथ्स में कितने आवर्स काम करते हैं, तो हमें पता चल जाएगा कि उनको कितना वेजेस देना पड़ेगा, और जैसे ही वेजेस मिल जाएगा उससे हम लोग निकाल सकते हैं बोनस कितना होगा। ठीक है, फिर बोला है वैल्यू ऑफ पावर कंज्यूम्ड, ये दे ही दिया है 6 मंथ्स का। सुपरवाइजर एंड इनडायरेक्ट लेबर, ये भी दे दिया है। लाइटिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी भी दे दिया है। और इसके बाद कुछ पर्टिकुलर्स है फॉर ए ईयर, एक साल का कुछ डेटा दिया हुआ है। रिपेयर्स मेंटेनेंस इंक्लूडिंग कंज्यूमेबल 3% ऑफ वैल्यू ऑफ क्या है, मशीन्स, इंश्योरेंस, डेप्रिसिएशन 10% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट, सन्ड्री, अदर सन्ड्री वर्क्स एक्सपेंसेस, जनरल मैनेजमेंट एक्सपेंसेस एलोकेटेड 54,350। बस इतना ही दिया हुआ है। अब देखते हैं कैसे करके कैलकुलेट होगा। सबसे पहले तो हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे इफेक्टिव, जो स्टार्टिंग का डेटा है उससे हम लोग ये कैलकुलेट करेंगे कि इफेक्टिव मशीन आवर रेट कितना होना चाहिए। ठीक है, इफेक्टिवली मशीन कितना टाइम चलता है, मतलब जितना भी टाइम काम हो रहा है उसमें प्रोडक्शन का काम कितना टाइम होता है, पहले वो निकालेंगे। तो यहाँ पर
यहाँ पर लिखते हैं वर्किंग नोट नंबर 1, कंप्यूटेशन ऑफ इफेक्टिव मशीन आवर, कंप्यूटेशन ऑफ इफेक्टिव मशीन आवर रेट। अच्छा, ये कैसे निकलता है? टोटल मशीन आवर रेट माइनस हो जाएगा आइडल टाइम। ठीक है, तो यहां पर लिखते हैं पहले कि नॉर्मल आवर्स कितना है। नॉर्मल आवर्स मतलब नॉर्मली कितना टाइम काम होता है। नॉर्मली बोल रहा है पर मंथ 208 आवर्स। ठीक है, तो ये कैसे निकलेगा? 6 मंथ्स का निकालना है। ठीक है, हम लोग को तो 6 मंथ्स का, अगर ये देखो ये 1 मंथ का दिया हुआ है 200, तो 6 मंथ्स का कितना हो जाएगा? 200 आवर्स इंटू 6 मंथ्स। ठीक है, 200 आवर्स इंटू 6 मंथ्स ऑब्वियसली ज्यादा होगा ना। अगर 1 मंथ में 208 घंटा काम होता है तो 6 मंथ्स में उससे ज्यादा होगा। ठीक है, अब यहाँ पर और एक बार हम लोग 6 ऑपरेटर को भी मल्टीप्लाई करेंगे। इसका रीजन क्या है? देखो, इसका रीजन ये है कि हम लोग को बताया है क्वेश्चन में कि ऑपरेटर बिना मशीन चलना मुश्किल है। ये देखो, द मशीन कैन नॉट बी वर्क विदाउट एन ऑपरेटर। ठीक है, जो कि होली इसी काम में एंगेज्ड है, मतलब ऑपरेटर को रखा ही गया है मशीन के वजह से। तो इसका मतलब 6 मंथ्स में जितना टाइम ऑपरेटर काम करेगा वही हमारे मशीन आवर से भी रिलेटेड होगा। ठीक है, तो यहाँ पर 6 ऑपरेटर भी मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ रहा है 7488। ठीक है, 7488 आवर्स। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब हम लोगों का इतना टोटल 6 मंथ्स में काम होता है, लेकिन जो प्रोडक्शन नहीं देता है जितना टाइम, वो लेस करेंगे तभी इफेक्टिव आवर मिलेगा। तो इसमें देखो आइडल टाइम तो बोला ही था, साथ ही साथ एब्सेंटिज्म, एब्सेंट अगर वर्कर एब्सेंट है मतलब ऑपरेटर, तो जो है प्रोडक्शन का काम बंद रहेगा क्योंकि मशीन नहीं चलेगा। तो ये लेस होना चाहिए, एब्सेंटिज्म आवर्स लेस होना चाहिए। तो यहां से लेस कर देते हैं एब्सेंटिज्म आवर्स। कितना है देखो, ये 6 मंथ्स का है, मैंने अभी बताया था ना, ये पर मंथ दिया है, ये 6 मंथ्स का दे दिया है 18 आवर्स। ठीक है, तो इसमें और हम लोग को 6 मंथ्स मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा, लेकिन 6 ऑपरेटर जरूर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर हर चीज में हमें 6 ऑपरेटर के बेसिस पे ही निकालना पड़ेगा, क्योंकि मशीन जो है ऑपरेटर बिना नहीं चल सकता है। ठीक है, तो 18 × 6 ये हो गया 108 आवर्स। ठीक है, अब ये लेस कर देते हैं 108, तो ये कैलकुलेट होके आ गया 7380। ठीक है, और ये टाइम जो है ना, ये जो एब्सेंट टाइम है, इसके ऊपर इनको पेमेंट भी नहीं मिलता है। ठीक है, तो वर्कर का जब हम लोग वेजेस निकालेंगे तो पेड आवर्स कितना होगा, ये ही हम लोग का पेड आवर्स भी हो जाएगा जब हम लोग वर्कर का वेजेस निकालेंगे। टोटल इतना टाइम काम होता है, लेकिन इतना टाइम के लिए पेमेंट नहीं मिलता है, ये क्वेश्चन में हमें बता दिया है। तो पेड आवर्स ये हो गया, लेकिन अभी तक हम लोग का इफेक्टिव मशीन आवर जो है वो नहीं निकला है। क्यों नहीं निकला है? क्योंकि इफेक्टिव मशीन आवर, ठीक है, इफेक्टिव मशीन आवर रेट नहीं निकला है, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने सारे जो है अनप्रोडक्टिव टाइम लेस नहीं किए, एक ही किया है एब्सेंटिज्म। फिर बोल रहा है लीव, अगर वर्कर लीव ले रहा है तो ऑब्वियसली काम बंद रहेगा। लीव जो है वो है 20 आवर्स, तो यहाँ पर लिखते हैं लीव आवर्स 20 आवर्स, और वो भी 6 मंथ्स का ही है क्योंकि पर मंथ बोला नहीं है, इंटू 6 ऑपरेटर, तो ये हो जाएगा 120। और एक आइडल टाइम बताए, वो तो लेस होता ही है। आइडल टाइम का मतलब जब कोई प्रोडक्शन रिलेटेड काम नहीं हो रहा है। ठीक है, आइडल टाइम आवर्स, अब ये कितना है चेक करते हैं। आइडल टाइम है हम लोग का 10 आवर्स इंटू 6 ऑपरेटर, यानी कि 60। तो माइनस करते 7380 माइनस 120 माइनस 60, 7200, ये हो गया इफेक्टिव वर्किंग आवर। ठीक है, इफेक्टिव वर्किंग आवर। अच्छा, अब ये पॉइंट हम एक बार नोट करके लिखवा देते हैं, क्यों हम लोगों ने हर जगह पे 6 ऑपरेटर को मल्टीप्लाई किया है। इसका रीजन देखो, ऐसे लिख लो ताकि जब भी कभी ये क्वेश्चन को देखोगे तो समझ में आएगा कि ऑपरेटर क्यों मल्टीप्लाई हुआ है। ठीक है, एज मशीन्स कांट बी वर्क
without an operator wholly engaged on them, therefore hours for which 6 operators are available for 6 months are the hours for which machines can be used. Hence, 7,200 hours represent effective working hours. समझा देते, देखो क्या है, एज मशीन कांट बी वर्क विदाउट एन ऑपरेटर, ऑपरेटर बिना मशीन नहीं चल सकता है, ऐसा क्वेश्चन में हमें बताया, तभी हम लोगों ने ये चीज कंसिडर किया है, होली एंगेज्ड ऑन देम, देयरफॉर आवर्स फॉर विच 6 ऑपरेटर्स आर अवेलेबल फॉर 6 मंथ्स, 6 मंथ्स के लिए 6 ऑपरेटर ने जो मतलब टाइम इन्वेस्टमेंट किया है, आर द आवर्स फॉर विच मशीन्स कैन बी यूज्ड, ठीक है, 6 ऑपरेटर 6 महीने में जितने घंटे जो है फैक्ट्री में काम किए हैं उतना ही घंटा मशीन चला होगा, हेंस 7,200 रिप्रेजेंट द इफेक्टिव मशीन आवर रेट, ठीक है, इफेक्टिव वर्किंग आवर्स या फिर इफेक्टिव मशीन आवर एक ही बात है, बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए देखो हमें नॉर्मली बता दिया था कि 208 आवर्स पर मंथ जो है काम होता है, तो 6 मंथ्स में कितना होगा। अब ये सिर्फ 6 मंथ्स का बात नहीं है, यहाँ पर हमें ये भी देखना पड़ेगा, क्योंकि 208 आवर्स जो है एक ऑपरेटर, ये देखो यहाँ पर 208 आवर्स जो है वो हमें इंडिविजुअली बता रहा है कि 208 आवर्स 6 पर मंथ के लिए, तो 6 मंथ्स भी नहीं बताया था, ये हमें पर मंथ बता दिया है, तो पर मंथ के लिए 206 आवर्स जो है लगता है, तो हमें 6 मंथ्स का निकालना है पूरे क्वेश्चन में, तो 6 मंथ्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बाकी जगह पे नहीं करना पड़ा क्योंकि बाकी जगह पे हमें पर मंथ नहीं 6 मंथ्स का ही दिया हुआ था, पहला चीज, ठीक है। दूसरा जो है 208 आवर्स पर मंथ था, इसमें 6 मंथ मल्टीप्लाई कर दिया, 6 मंथ्स का आ गया, फिर 6 ऑपरेटर क्यों मल्टीप्लाई किया, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, मान लो हम लोगों ने 8 घंटा काम करवाने का सोचा है और 2 वर्कर रखा है, ठीक है, तो हमें कितने टाइम का काम मिल रहा है, 16 आवर्स का, हम लोग ये थोड़ी ना बोलेंगे 8 आवर्स का, तो इसका मतलब 208 आवर्स जो है पर मंथ काम होता है, तो 6 ऑपरेटर काम करते हैं, तो हमें क्या 208 घंटे का ही काम मिलेगा, 208 इंटू 6 आवर्स का काम, 6 ऑपरेटर करने से पता चलेगा कितने आवर्स हमारा मशीन चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर ऑपरेटर इसीलिए मल्टीप्लाई हो रहा है क्योंकि ऑपरेटर के बिना मशीन चलता ही नहीं, इसीलिए मैंने ये नीचे नोट लिखवा दिया। अब हम लोग वेजेस का भी कैलकुलेशन करके देख सकते हैं, ठीक है, वेजेस का कैलकुलेशन देख लेते हैं वर्किंग नोट नंबर 2 बना के, ऑपरेटर्स वेजेस। अच्छा, ऑपरेटर का वेजेस कैसे कैलकुलेट करने के लिए बोला है, देखो ऑपरेटर का वेजेस बोल दिया है पर वर्कर फॉर 8 आवर्स ए डे 800, ये मैंने थोड़ी देर पहले तुम लोग को समझाया क्या है, तो हम लोग यहाँ पर निकाल सकते हैं रेट ऑफ वेजेस पर आवर, ठीक है, तो गुड आफ्टरनून जोशु, गुड आफ्टरनून। 800 डिवाइडेड बाई 8 आवर्स, ठीक है, तो कितना हो जाएगा ₹100 पर आवर, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में बताया है कि एवरेज रेट ऑफ वेजेस पर वर्कर फॉर 8 आवर्स ए डे, पर डे 8 आवर्स बेसिस पे 800 दिया जाता है, यानी पर आवर 100 रुपीज करके। अब टोटल वेजेस निकाल लेते हैं, टोटल वेजेस फॉर 6 ऑपरेटर, क्योंकि 6 ऑपरेटर को रखा जाता है,
ये है रेट ऑफ वेजेस पर आवर पर ऑपरेटर, ठीक है। तो 6 ऑपरेटर का कितना हो जाएगा, 6 ऑपरेटर का 6 ऑपरेटर फॉर 6 मंथ्स, वो भी तो कैलकुलेट करना है, फॉर 6 मंथ्स, ठीक है, फॉर 6 मंथ्स। तो यहाँ पर देखो 6 मंथ्स में कितना टाइम काम करते हैं 6 ऑपरेटर, ये देखो 7380, टोटल तो इतना टाइम काम होता है, लेकिन ये जो है विथ पे वाला है तो इतना, सॉरी विदाउट पे वाला है तो इतना टाइम वर्कर को जो है पेमेंट मिलेगा। अब ये वाला क्यों नहीं ले रहे वो भी बताते हैं। देखो यहाँ पर हम लोगों ने क्वेश्चन में देखा टोटल इतना टाइम काम हो रहा है, लेकिन उसमें बोला है कि एब्सेंटिज्म जो आवर्स है वो विदाउट पे है। तो अगर हमें वर्कर का पेमेंट निकालना है, इतने टाइम पे हमें पेमेंट नहीं मिलेगा, यानी ऑपरेटर को इतने टाइम पे मिलेगा, ठीक है। अच्छा, अब ये सब माइनस करके जो ये है इस पे हम लोग क्यों कैलकुलेट नहीं कर रहे, क्योंकि देखो लीव आवर्स जो बता दिया है क्वेश्चन में विथ पे, तो मतलब माइनस क्यों करें, 120 तो इसमें इंक्लूडेड है, तो 120 के लिए अगर पेमेंट मिलेगा तो फिर इसको लेस करने का जरूरत नहीं, मतलब ये वैल्यू ले सकते हैं विदाउट डिडक्टिंग 120 आवर्स, इसीलिए मैंने इसको पहले पेड आवर्स लिख दिया। और आइडल टाइम का बोले या ना बोले, आइडल टाइम जो नॉर्मल आइडल टाइम है उस पे पेमेंट हमेशा मिलता है। वर्कर अगर खाना खाने जाएगा, रेस्ट करेगा, तो क्या हम लोग उसका जो है वेजेस डिडक्ट कर लेंगे, ऐसा नहीं होता है। तो ये टाइम के लिए भी पेमेंट मिलेगा, ये टाइम के लिए भी मिलेगा, ये तो मिलेगा बता दिया, ये नहीं बताएगा तो कैसे पता चलेगा लीव विदाउट पे है कि विथ पे है, जैसे तुम लोग टैक्स में देखते हो, तो वैसे यहाँ पर बता दिया है। तो 120 आवर्स के लिए भी मिलेगा, 60 आवर्स के लिए भी मिलेगा, यानी ये वाला लेके कोई फायदा नहीं। अगर ये लेते भी है तो इसमें ऐड करेंगे, इसलिए मैंने पेड आवर्स ये डायरेक्टली लिख दिया। 7380 आवर्स फॉर 6 मंथ्स फॉर 6 ऑपरेटर, ठीक है। तो टोटल वेजेस कितना हो जाएगा, 7380 आवर्स इंटू 100 क्योंकि पर आवर का जो है बता रखा है रेट, ठीक है, हम लोगों ने निकाल लिया। तो ये देखो 6 ऑपरेटर का 6 महीने का कितना टाइम काम होता है इंटू 100, यानी 7,38,000 रुपीज, ठीक है, ये आंसर होगा, मतलब ये रेट निकल के आएगा। बस ये मेन दो चीज था क्वेश्चन में, और कुछ भी नहीं। हम लोग को ये कैलकुलेशन समझना था और ये वाला समझना था, ठीक है। अब हम लोग निकालेंगे कि मशीन आवर रेट कितना होगा। अच्छा, मैंने तो सिखाया था फिक्स्ड वेरिएबल जो है अलग अलग करके करना है। अगर हम लोग कंप्रिहेंसिव में एक साथ कर भी देते, क्योंकि वहां पर हम लोग का फिक्स्ड वेरिएबल ऑपरेटर सभी आता है, तो भी चलेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर लिखते हैं computation of comprehensive machine hour rate of machine शॉप, ठीक है। यहाँ पर हम लोग मशीन शॉप का जो है रेट निकालेंगे, मतलब 8 आइडेंटिकल मशीन्स का रेट निकाला जाएगा। पर्टिकुलर्स अमाउंट, अच्छा सबसे पहले लिख देते हैं ऑपरेटर का वेजेस है। ये देखो खर्चे में ये टाइम 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 दे रखा है, यहाँ पर आ रहा है ऑपरेटर का वेजेस। सबसे पहले ऑपरेटर का वेजेस लिख देते हैं। अगर फिक्स्ड और वेरिएबल करके लिखेंगे तो वेजेस फिक्स्ड में आएगा, ठीक है। ऑपरेटर्स वेजेस वर्किंग नोट नंबर 2 से मिल जाएगा हम लोग को। ऑपरेटर का वेजेस 7,38,000। फिर बोनस लिख सकते हैं, ये देखो प्रोडक्शन बोनस 15% ऑन वेजेस, ये भी फिक्स्ड में आएगा, प्रोडक्शन बोनस। और ये सारे डेटा जो है वो 6 मंथ्स के लिए कैलकुलेट हो रखा है, ठीक है। बोनस बोला है 15% ऑफ वेजेस, क्वेश्चन में बोल रखा है, तो इसका 15%, 7,38,000 का 15%, तो जितना होगा उतना ही लिखना पड़ेगा, इंटू 15%, 1,10,700, 1,10,700, 15% ऑफ वेजेस हो गया। अच्छा, नेक्स्ट यहाँ पर बोला है प्रोडक्शन बोनस हो गया। वैल्यू ऑफ पावर कंज्यूम्ड, ये भी 6 मंथ्स का है, तो ये हम लोग लिख सकते हैं वैल्यू ऑफ पावर कंज्यूम्ड 80,500। ये वेरिएबल में लिखोगे अगर फिक्स्ड वेरिएबल करके हम लोग कर रहे हैं, अदरवाइज ऐसे भी किया जा सकता है। वैल्यू ऑफ पावर कंज्यूम्ड, एक्चुअली ये हमें सारे चीज 6 मंथ्स का दे दिया है, ठीक है, इसीलिए हम लोग ऐसा कर सकते हैं। मतलब फिक्स्ड वेरिएबल अगर नहीं भी लिखेंगे चलेगा, अगर चाहो तो लिख सकते हो। पावर कंजम्पशन जो है ये हम लोग का वेरिएबल में जाएगा, ठीक है।
मशीन चलेगा तो पावर कंज्यूम होगा, अदरवाइज नहीं होगा। सुपरवाइजर अगर फिक्स्ड में लिख रहे हैं, सुपरवाइजर एंड इनडायरेक्ट लेबर 33,000। इसके बाद लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये भी फिक्स्ड में जाएगा 12,000। लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी 12,000। अच्छा, इसके बाद देखो दीज पर्टिकुलर्स आर फॉर ए ईयर, ठीक है। इसके पहले का जो पर्टिकुलर्स था, मतलब जो डिटेल्स था, वो हम लोगों का 6 मंथ्स का था। हमें 6 मंथ्स का ही निकालना है, लेकिन ये ईयरली दे रखा है तो हम लोगों को 6 मंथ्स में ट्रांसफर करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, पहला बोल रहा है रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस इंक्लूडिंग कंज्यूमेबल्स, तो ये वेरिएबल में जाना चाहिए अगर हम लोग फिक्स्ड वेरिएबल करके लिख रहे हैं। तो अभी तो हम वैसा नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पर डायरेक्टली लिख देते हैं रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, ठीक है। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस इंक्लूडिंग कंज्यूमेबल्स, ठीक है। इंक्लूडिंग कंज्यूमेबल्स लिखेंगे तो यहाँ फिर कैलकुलेट करने का मुझे जगह नहीं मिलेगा। 3% ऑफ वैल्यू ऑफ मशीन्स, ठीक है। तो 3% ऑफ वैल्यू ऑफ मशीन्स, ऑफ मतलब मल्टीप्लीकेशन, मशीन का वैल्यू कितना था 8 लाख था, यहाँ पर स्टार्टिंग में ही देखा था, वर्क्स आउट टू 8 लाख, ठीक है। तो 8 लाख का 3% हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे, लेकिन क्योंकि ये पर एनम है, हम लोगों को पूरा डेटा 6 मंथ्स का चाहिए, तो हम लोग यहाँ पर या तो 6/12 लिख सकते हैं या फिर डिवाइडेड बाई 2 कर सकते हैं। डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो आधा साल का हो जाएगा ना, हाफ मतलब जो है 6 मंथ्स, ठीक है। तो 8 लाख इंटू 3%, ये हमें दे रहा है डेटा फॉर 12 मंथ्स, और डिवाइडेड बाय अगर हम लोग इसको 2 कर देंगे तो आधा साल का कितना हो जाएगा 12,000, ठीक है। इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, या फिर तुम लोग 6/12 लिख सकते हो। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस लिख लिया हम लोगों ने। उसके बाद दिया है इंश्योरेंस 40,000, ये भी ईयरली है तो इसका भी आधा करना पड़ेगा, तो यहाँ पर लिखेंगे रिपेयर्स सॉरी इंश्योरेंस, इंश्योरेंस 40,000 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 20,000। अच्छा, इंश्योरेंस के बाद डेप्रिसिएशन 10% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट, डेप्रिसिएशन 10% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट मतलब 10% ऑफ 8 लाख, ये भी ईयरली दिया हुआ है, तो डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो हमें 6 मंथ्स का मिल जाएगा, यानी 80,000 बाई 2 यानी कि 40,000 हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद अदर सन्ड्री वर्क्स एक्सपेंसेस, अदर सन्ड्रीज 12,000, ये भी पूरे साल का है, तो 12,000 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 6,000। अदर सन्ड्रीज के बाद जनरल मैनेजमेंट एक्सपेंसेस एलोकेटेड, जनरल एक्सपेंस ऐसे करके लिख देते हैं 54,530 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। डिवाइडेड बाई 2 मतलब हम आधा साल का दिखा रहे हैं, ठीक है। तुम लोग अगर नहीं समझ में आता है तो 6/12 कर लो, एक ही बात है। अब अगर हम लोग वेरिएबल फिक्स्ड करके लिख रहे हैं तो कौन सा वेरिएबल में जाएगा, कौन सा फिक्स्ड हम लिख देते हैं, अगर तुम लोग वैसा लिखना चाहो। ये फिक्स्ड में जाएगा, ठीक है। ये भी फिक्स्ड में जाएगा, ये वेरिएबल में जाएगा, ये फिक्स्ड में जाएगा, ये फिक्स्ड में जाएगा, ये वेरिएबल में जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर देख लो इंश्योरेंस ये फिक्स्ड में जाएगा, डेप्रिसिएशन ये फिक्स्ड में चला जाएगा। अदर सन्ड्रीज और जनरल एक्सपेंसेस जो है ये कुछ देखो, अब ये इसमें ना बता नहीं रहा है कि अदर सन्ड्रीज जो है वो किस तरीके का है, मतलब मशीन डिपेंडेंट है कि नहीं है। तो इसका हम लोग फिक्स्ड वेरिएबल दोनों में ही देख सकते हैं कि कहाँ पर दे सकते हैं, ठीक है। फिक्स्ड में भी दोगे ठीक है, वेरिएबल में भी दोगे तो ठीक है। तो यहाँ तो समझ में नहीं आ रहा है ना कि जनरल एक्सपेंस तो बोल दिया, लेकिन ये कैसे नेचर का है। तो नॉर्मली ऐसे केस में हम लोग इस तरीके की चीजों को प्रेफर करते हैं कि वेरिएबल में ट्रांसफर करते, ठीक है। तो अब इसका टोटल कर देते हैं, टोटल करने से देखते हैं कितना निकल के आता है। 40,000 और 20,000 66,000 यहाँ पर ऐड करते हैं 66,000, और ये तो लिखा हुआ ही था पहले से। यहाँ पर 12, 24 और 33 57,000, 80,500, 1,10,700, 7,38,000,
10,79,465, 10,79,465, ठीक है। ये हम लोग का हो गया पूरे 6 मंथ्स का मशीन को चलाने का ओवर रेट। अब हम लोग को निकालना है मशीन आवर रेट। मशीन आवर रेट कितना हो जाएगा? टोटल ओवरहेड यानी कि ₹10,79,465 डिवाइडेड बाय इफेक्टिव मशीन आवर रेट। इफेक्टिव मशीन आवर रेट कितना निकल के आया? 7,200। 7,200 आवर्स। $149.9 मतलब यहाँ पर 149.925 या 93 कर सकते हैं, ₹149.93 पर आवर, ठीक है। तो 1 आवर अगर 8 मशीन चलता है तो ये खर्चा निकल के आएगा, ठीक है। 1 आवर का मशीन शॉप का, ठीक है। ये देखो कंप्रिहेंसिव मशीन आवर रेट फॉर द मशीन शॉप, ठीक है। तो ये मशीन आवर रेट फॉर मशीन शॉप, ये मशीन शॉप यानी कि 8 मशीन का निकल के आया, क्योंकि ये भी 8 मशीन्स का, 8 आइडेंटिकल मशीन्स का 6 मंथ्स का डिटेल्स है, ठीक है। तो आवरली बेसिस पे तो निकल ही जाएगा। तो 8 मशीन्स को चलाने से 1 घंटे में इतने रुपए का खर्चा होगा, ठीक है। चलो ये हो गया। नेक्स्ट हम लोग 6 नंबर वाला क्वेश्चन देखते हैं, क्या बोला है देखो इसमें। बोल रहा है कि जॉब नंबर 198 वाज कमेंस्ड ऑन October 10, 2021 एंड कंप्लीटेड ऑन November 1, 2021। जॉब नंबर मतलब जॉब में यानी किसी काम को पर्टिकुलर कोई कस्टमर के डिमांड में जब हम लोग कोई काम करते हैं उसे जॉब बोला जाता है, जॉब वर्क बोला जाता है, ठीक है। जॉब वर्क जो है उसमें नंबर दिया जाता है कि ये काम का इतना नंबर, ठीक है। मतलब जैसे टोकन सिस्टम होता है ना, वैसे 198 जॉब नंबर जो है वो शुरू किया गया था 10 अक्टूबर 2021 को और वो फिनिश हुआ है 1 नवंबर 2021 को। ये जॉब को कंप्लीट करने में मटेरियल लगा है 6 लाख का, लेबर लगा है, लेबर डायरेक्टली चार्ज टू द जॉब 4,000। अदर इंफॉर्मेशन इज एज फॉलोज। मशीन नंबर 215 यूज्ड फॉर 40 आवर्स। अब यहाँ पर जो काम हुआ है वहां मशीन का यूज हुआ है, कितना नंबर मशीन? 215 नंबर मशीन जिसको 40 आवर्स यूज किया गया है। मशीन आवर रेट बीइंग 35, ठीक है। मशीन आवर रेट मतलब 1 आवर मशीन चलने से 35 रुपीज का खर्चा होता है, तो 40 आवर्स मशीन चला तो कितना खर्चा होगा? मल्टीप्लाई करने से पता चलेगा। एक जॉब हम लोगों ने परफॉर्म किया उसमें हम लोगों ने ये मशीन्स को 250 नंबर मशीन को 40 आवर्स चलाया। 1 आवर चलाने से 35 रुपीज का खर्चा, तो 40 आवर्स चलाने से कितना होगा वो हम लोग को जॉब में ऐड करना पड़ेगा। सारे खर्चे को जॉब के कॉस्ट में ऐड करेंगे तभी ना उस जॉब का सेल वैल्यू निकाल पाएंगे कि इतना पैसा कस्टमर से लेंगे इस काम को करके देने का। फिर मशीन नंबर 160 यूज्ड फॉर 30 आवर्स, द मशीन आवर रेट बीइंग 40। अब और एक मशीन है सेम डेटा ही मतलब सेम टाइप ऑफ चीज है, 30 आवर्स वो मशीन चल रहा है, रेट है 40। 6 वेल्डर वर्कड ऑन द जॉब फॉर 5 days of 8 आवर्स ईच। तो 6 वेल्डर को काम पे रखा गया है जिन्होंने 5 डेज के लिए काम किया है 8 आवर्स ईच, मतलब कितना टोटल हो जाएगा 40 आवर्स काम किया है, ठीक है। 6 लोगों को काम पे रखा गया इस जॉब को कंप्लीट करने के लिए और बोला है कि 5 days of 8 आवर्स ईच, मतलब पर डे 8 आवर्स फॉर 5 days, यानी 40 आवर्स इन्होंने काम किया है और इनको पेमेंट दिया गया है 20 पर आवर करके। ये देखो डायरेक्ट लेबर आवर पर वेल्डर 20, तो इनको कितना पेमेंट हुआ होगा? 800 रुपीज। इस तरीके से हम लोग जॉब को परफॉर्म करने का क्या खर्चा है वो निकाल सकते हैं एक एक करके, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है यहाँ पर जनरल एक्सपेंसेस रिलेटेड टू प्रोडक्शन। बोल रहा है कि जनरल एक्सपेंसेस मतलब जैसे ये मशीन का खर्चा है, मटेरियल का है, इसके अलावा जनरल खर्चा जो अलग अलग नाम नहीं बोला है, जनरल एक्सपेंसेस रिलेटेड टू प्रोडक्शन नॉट इंक्लूडेड फॉर कैलकुलेटिंग आइदर द मशीन आवर और डायरेक्ट लेबर आवर रेट। बोल रहा है ये जनरल एक्सपेंसेस को, जनरल एक्सपेंस एक हुआ है लेकिन हम लोगों ने उसको कैलकुलेट नहीं किया है। कहा नहीं किया ना, तो हम लोगों ने उसे मशीन आवर में, देखो जनरल एक्सपेंसेस मतलब ओवरहेड, ये इनडायरेक्ट खर्चा, ये कभी डायरेक्ट नहीं होगा कि मटेरियल, ये मटेरियल लेबर में चला जाएगा। बोल रहे हैं कि एक जनरल खर्चा हुआ है उसका कैलकुलेशन ना तो हम लोगों ने मशीन का खर्चा निकालते वक्त ऐड किया है, ना तो वो 35 पर आवर में एडेड है, ना तो 40 पर आवर में एडेड है, ना तो 20 पर आवर में एडेड है। लेकिन वो खर्चा भी तो हमें कहीं ना कहीं ऐड करना, मतलब प्रोडक्ट में ऐड करना पड़ेगा, तो उसको कैसे करेंगे वो देखते हैं। बोल रहे हैं कैलकुलेटिंग आइदर द
ये देखो जनरल एक्सपेंसेस रिलेटेड टू प्रोडक्शन, प्रोडक्शन से रिलेटेड है तो फिर जॉब में तो ऐड करना ही पड़ेगा, बट नॉट इंक्लूडेड फॉर कैलकुलेटिंग आइदर द मशीन आवर्स, मतलब मशीन आवर में ना तो एडेड है ना तो डायरेक्ट लेबर आवर में एडेड है। रेट टोटल 20,000, वो जनरल एक्सपेंसेस है 20,000 का। टोटल डायरेक्ट वेजेस फॉर द पीरियड बीइंग 2 लाख, बोल रहा है उस पीरियड का, इस जॉब का नहीं, इस पीरियड में, जिस पीरियड में ये जॉब परफॉर्म हुआ, यानी अक्टूबर से लेकर नवंबर तक डायरेक्ट वेजेस हुआ था 2 लाख। इस जॉब के लिए डायरेक्ट वेजेस तो हमें पता है कितना है 4,000, लेकिन पूरे पीरियड में जो डायरेक्ट वेजेस का खर्चा हुआ है वो है 2 लाख। इस जॉब का नहीं, पूरे टाइम पीरियड में टोटल उस ऑर्गेनाइजेशन में 2 लाख का जो है वेजेस का खर्चा हुआ है। अब हमें क्या करना है, वर्क्स कॉस्ट कैलकुलेट करके देना है जॉब नंबर 198 का। अब ये इंफॉर्मेशन का मतलब क्या है, अब देखो हम लोगों ने लास्ट क्लास के हाँ लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कितना अलग अलग तरीका हो सकता है जिसमें हम लोग अपने खर्चे को फिनिश गुड्स में चार्ज कर सकते हैं, जिसमें हम लोगों ने देखा आउटपुट बेसिस, प्राइम कॉस्ट, परसेंटेज ऑफ प्राइम कॉस्ट, परसेंटेज ऑफ मटेरियल, परसेंटेज ऑफ लेबर, ठीक है। उसके बाद मशीन आवर रेट, जिसका अलग अलग क्वेश्चन किया, लेबर आवर रेट। तो यहाँ पर भी वही चीज हमें देखना है। तो ये 20,000 को हम लोग कैसे अपने इस जॉब में अप्लाई करें, ठीक है। डायरेक्टली नहीं करेंगे क्योंकि बोला है टोटल डायरेक्ट वेजेस दे दिया इस पीरियड का 2 लाख, मतलब ये वेजेस ओरिएंटेड, मतलब ये डायरेक्ट वेजेस बेसिस काम है, इसीलिए हमें ये जो जनरल एक्सपेंसेस है यानी कि ओवरहेड है उसे तो किसी बेसिस पे अपोर्शन करना पड़ेगा ना। जैसे यहाँ तो देखो पर आवर रेट निकाल के बता दिया था तो हम लोगों ने उस बेसिस पे कर दिया, लेकिन यहाँ भी अगर बता देता जनरल एक्सपेंस पर आवर रेट बेसिस पे तो कितना टाइम काम हुआ उस बेसिस पे मल्टीप्लाई कर देते। क्योंकि यहाँ पर हमें नहीं बताया तो कैसे हम लोग उसको जो है फिनिश गुड्स तक लेके जाए, कैसे लेके जाए, तो कोई बेसिस ढूंढना पड़ेगा। हमें बता दिया है कि लेबर का कॉस्ट, तो लेबर कॉस्ट बेसिस पे अप्लाई करेंगे, यानी 2 लाख लेबर कॉस्ट होने पे जनरल एक्सपेंसेस 20,000 होता है, परसेंटेज निकाल लेते हैं 20,000 डिवाइडेड बाई 2 लाख इंटू 100 यानी 10%। ये देखो 10% हो गया, 10% ऑफ वेजेस, यानी हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो जनरल एक्सपेंसेस है वो वेजेस का 10% है। अब इस बेसिस पे हम लोग इस जॉब का निकालेंगे। ये तो ओवरऑल हो गया, हमें जॉब नंबर 198 के लिए ये कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखते हैं क्या होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, computation for works cost for job number 198। तो पहले जो खर्चा हमें इंडिविजुअली दे दिया है वो तो हम लोग लिख ही सकते हैं। मेटेरियल 6,000, ये डायरेक्ट मेटेरियल बता दिया यहाँ पे 6,000, लेबर 4,000, तो ये 10,000, इसको हम लोग बोल सकते हैं प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट में क्या ऐड होता है, फैक्ट्री ओवरहेड। अब इसके बाद ऐड करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड में क्या आ जाएगा, दो मशीन है, मशीन नंबर 215, मशीन नंबर 160। मशीन नंबर 215, मशीन नंबर 160, ये मशीन को चलाने का खर्चा और ये मशीन को चलाने का खर्चा। 40 आवर्स इस जॉब के लिए काम हुआ, यूज्ड फॉर 40 आवर्स, रेट बीइंग 35 पर आवर। तो 40 इंटू 35 और 30 इंटू 40, ये देखो 30 इंटू 40, तो ये टोटल देख लेते कितना होगा। ये हो गया 1200, 1400। और क्या है, और खर्चा है हम लोग का यहाँ पर, वेल्डर को काम पे रखा गया था, ये रहा 8 आवर्स। 6 वेल्डर वर्कड ऑन द जॉब फॉर 5 days ऑफ 8 आवर्स। तो यहाँ पर लिखते हैं
वेल्डर को कितना वेजेस दिया जाएगा 20 पर आवर करके, और कितना टाइम उन्होंने काम किया वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। 5 days of 8 hours, तो 5 days of 8 hours, और यहाँ पर कितने वेल्डर काम कर रहे थे, 6 वेल्डर, ठीक है। तो 6 इंटू 5 इंटू 8 होगा। सोचो हमें निकालना है कि 6 वेल्डर को कितना पेमेंट किया, तो एक एक वेल्डर 8 घंटा काम करता है एक दिन में, तो 5 दिन में 40 आवर्स, ऐसे 6 लोग काम कर रहे हैं। तो 8 इंटू 5 इंटू 6, इसीलिए मैंने डायरेक्टली यहाँ पर लिख दिया 8 इंटू 5 इंटू 6, ठीक है। 8 इंटू 5 इंटू 6, अब तुम लोग ना इस पे लिख लेना कि कौन सा आवर्स है कौन सा रेट है, देख देख के वो लिख सकते हो, ठीक है। 8 इंटू 5 इंटू 6, 8 वेल्डर, ठीक है, 5 days, और 6 जो है ये आवर्स है, ठीक है, 6 आवर्स है, और 20 जो है वो रेट है। अच्छा, 5 इंटू 6 30, 30 इंटू 3 240 इंटू 2, 240 इंटू 2, ये हो जाएगा हम लोगों का 4800, ठीक है, 4800 हो जाएगा। और जनरल एक्सपेंसेस होगा 10% ऑफ वेजेस। अभी मैंने दिखाया था कैसे निकाला है, वो हम फिर से यहाँ पर कैलकुलेट करके बता देंगे। 10% ऑफ वेजेस, और वेजेस कितना है 4000, 4000 का 10%, 4000 का 10% यानी कि 400। तो टोटल कर लेते कितना हो रहा है, यहाँ पर हो गया 6000, 7800, 7800 और 10,000, 17,800। अब हम कैलकुलेट करके बता देते हैं ये वेजेस वाला कैसा होगा, वर्किंग नोट बना के बता देते हैं। वर्किंग नोट नंबर 1 यहाँ पर लिख देते हैं, अन एपोर्शनड एक्सपेंस। जनरल एक्सपेंसेस को एपोर्शन किया नहीं गया है, वही तो बोला है, नॉट इंक्लूडेड, मतलब इसे डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया है, तो अनडिस्ट्रीब्यूटेड या फिर अनएप्रोप्रिएटेड, सॉरी अनएपोर्शनड, एप्रोप्रिएटेड नहीं, अनएपोर्शन एक्सपेंस 20,000 which works out at 10% of direct wages, ठीक है। 10% ऑफ डायरेक्ट वेजेस बेसिस पे होगा। कैसे हो रहा है, यहाँ पर ये रहा 20,000 का हम लोग का अनएपोर्शनड यानी कि बिना डिस्ट्रीब्यूट हुआ खर्चा, जिसका नाम जनरल एक्सपेंसेस दिया है, वो है 20,000, और डायरेक्ट वेजेस हमें दे दिया है, क्वेश्चन में जो दिया हुआ रहेगा उसी बेसिस पे हम लोग उसे चार्ज करेंगे। ये पूरे पीरियड का है, इंटू 100 यानी कि 10%। तो 10%, क्योंकि ये नीचे वेजेस था, ये क्या था, ये था जनरल एक्सपेंसेस। हम लोगों ने क्या किया, जनरल एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय इसको हम लोग क्या बोलेंगे, टोटल डायरेक्ट वेजेस फॉर द पीरियड, डायरेक्ट वेजेस फॉर द पीरियड इंटू 100, ठीक है। जैसे हम लोग डायरेक्ट वेजेस परसेंटेज बेसिस पे निकालते हैं, बेसिस जो हम लोगों ने लास्ट दिन पढ़ा था, तो 10%। अब यहाँ डायरेक्ट वेजेस दिया था तो डायरेक्ट वेजेस ले लिया, अगर प्राइम कॉस्ट दिया हुआ रहता प्राइम कॉस्ट ले लेता, अगर कुछ और दिया हुआ हो जाता तो वो लेना पड़ता, ठीक है। क्योंकि बाकी चीजों को तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है वो तो हमें क्लियरली बता दिया, इसका खर्चा बता दिया, ये बता दिया, ठीक है। उसके बाद बता दिया मशीन का कितना टाइम कितना रेट, कितना टाइम कितना रेट, यहाँ पर टाइम निकालना पड़ा, रेट गिवन था और कैलकुलेट कर लिया। जो कैलकुलेट नहीं हो पा रहा था वो था जनरल एक्सपेंसेस, जो कि अभी तक डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया है, और वो बोल रहा है कि टोटल्ड मतलब पूरे पीरियड का 20,000, और पूरे पीरियड का जो है डायरेक्ट वेजेस है हम लोग का 2 लाख। तो यानी अगर हम लोग वेजेस बेसिस पे कैलकुलेट करते, क्योंकि दूसरा तो कोई हमारे पास ऑप्शन है नहीं, क्योंकि देखो पूरे पीरियड का डायरेक्ट जनरल एक्सपेंस दिया हुआ है, पूरे पीरियड का हमें डायरेक्ट वेजेस दिया हुआ है, बाकी चीजों पे हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते क्योंकि वो पूरे पीरियड का नहीं है, वो उस पर्टिकुलर जॉब के लिए एप्लीकेबल है। तो हम लोग ऐसा नहीं कर सकते कि 20,000 को हम लोग इस बेसिस पे या फिर यहाँ पर कोई बेसिस ले ले, नहीं चलेगा, क्योंकि हमारे पास ये सारे डेटा जो है पर्टिकुलर उस जॉब के लिए दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग का जो जनरल एक्सपेंसेस फॉर द होल पीरियड एंड डायरेक्ट वेजेस फॉर द होल पीरियड, उसके बेसिस को हम लोग देख रहे हैं कि 10% हो रहा है जनरल एक्सपेंस डायरेक्ट वेजेस का। तो इस जॉब के लिए भी हम लोगों ने इंक्लूड करने के लिए उसी एक बेसिस को ले लिया, क्योंकि हमें कोई ना कोई बेसिस तो चाहिए जिससे हम लोग अपने जो ओवरहेड का खर्चा है उसे फिनिश गुड्स तक लेके जा सकते हैं। देखो यहाँ पर वही चीज हुआ जो हम लोगों ने लास्ट दिन पढ़ा भी था।
ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया हम लोग का। बस इसमें कुछ करना और है नहीं। कंप्यूट द वर्क्स कॉस्ट, तो ये क्या निकल के आया, ये वर्क्स कॉस्ट ही तो निकल के आया। प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड जब ऐड हो जाता है तो जो वैल्यू निकल के आता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वर्क्स कॉस्ट भी बोल सकते हैं, या फिर इसे क्या बोला जाता है, प्रोडक्शन कॉस्ट, या फिर बोला जाता है फैक्ट्री कॉस्ट। एक ही बात है, ठीक है। फैक्ट्री कॉस्ट जो है वही वर्क्स कॉस्ट है, वही प्रोडक्शन कॉस्ट है। हम लोग को यहाँ प्रोडक्शन कॉस्ट बोला है तो यही वाला लैंग्वेज यूज कर सकते हैं। अच्छा, अब इसके बाद का जो भी क्वेश्चन है यहाँ पर 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये सब हम लोग का ओवर एंड अंडर एब्जॉर्प्शन के ऊपर है। क्वेश्चन इतना बड़ा बड़ा देखने में, लेकिन इतना आंसर्स जो है बड़ा नहीं होगा, लेकिन हम लोग जब वो पढ़ेंगे तब देखेंगे। इसके पहले 2 क्वेश्चंस और हमें मिल जाएंगे जो हम लोग लास्ट कंसेप्ट जो सीखा है उसके बेसिस पे कर सकते हैं। जैसे कि ये वाला इलास्ट्रेशन 10, ये वाला देखो, ठीक है। इलास्ट्रेशन 10 यहाँ पर क्या बोला है, A company which sells 4 products, some of these are unprofitable। ठीक है, एक कंपनी है जो 4 प्रोडक्ट बेचती है ABCD, जिसमें से कुछ प्रोडक्ट बोल रहा है कि प्रॉफिट नहीं देता है। तो कंपनी क्या चाहती है, कंपनी प्रोपोजेस टू डिसकंटिन्यू टू सेल वन ऑफ दिस प्रोडक्ट। बोल रहा है कि जो प्रोडक्ट बेच के किसी तरीके का प्रॉफिट नहीं हो रहा है, कंपनी चाहती है कि वैसा प्रोडक्ट को बंद कर दे बेचना। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल रिगार्डिंग इनकम, कॉस्ट एंड एक्टिविटी फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च। बोल रहा है ये डिटेल्स दिया हुआ है, अब बंद करना है, लेकिन पता भी तो करना पड़ेगा ना कि कौन सा प्रोडक्ट मुझे प्रॉफिट नहीं दे रहा है। उसके लिए तो बैठ के एनालिसिस करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि कौन सा प्रोडक्ट जो है प्रॉफिटेबल नहीं है। और कुछ डिटेल्स इन्होंने आइडेंटिफाई भी किया है। क्या क्या डिटेल्स है देखो, सेल्स, चारों प्रोडक्ट का कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। सेल्स को मतलब जितने में मार्केट में बिकता है, ठीक है। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का मतलब होता है कि प्रोडक्ट को बनाने का, जो प्रोडक्ट बिकता है, जो प्रोडक्ट बिक रहा है उसका कॉस्ट कितना है। मतलब 30 लाख, 20 लाख का प्रोडक्ट 30 लाख में बिकता है, तो इसमें प्रॉफिट तो दिख रहा है। ये तो सिर्फ कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है, ठीक है। देखते हैं क्या हो रहा है यहाँ पर। हर एक जगह पे प्रॉफिट ही दिखेगा तुम लोग अगर सिर्फ इसको कंसिडर करोगे, क्योंकि ये तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है। यहाँ पर हम लोग का मेनली जो है मतलब रेडी करने का जो खर्चा होता है वही इंक्लूडेड होता है। मतलब इसके अलावा भी तो सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब खर्चा भी तो होता है, वो भी निकलना चाहिए। नहीं निकल रहा है तो फिर लॉस होगा। मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं, ये है प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करके बेचने का जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का मतलब ये है, ठीक है। एक्चुअली कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैसे आता है, प्राइम कॉस्ट, फिर उस प्राइम कॉस्ट में जब हम लोग फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करते हैं तो आता है फैक्ट्री कॉस्ट। फैक्ट्री कॉस्ट में जब हम लोग ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड को ऐड करते हैं तो हम लोग का निकल के आता है COGS, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ठीक है। लेकिन सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन उसके बाद ऐड होता है, उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो अगर हम लोग का कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के साथ इसका कंपैरिजन करें तो देखो हर जगह पे प्रॉफिट दिख रहा है कि 30 लाख में बेच रहे हैं, 20 लाख का, 10 लाख यहाँ पर दिख रहा है, 5 लाख यहाँ पर दिख रहा है, 4 लाख यहाँ पर भी लगभग दिख रहा है। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 23,50,000 ऐसा कुछ हो रहा है, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, ओवरहेड खर्चा लेस करेंगे तब ना पता चलेगा। अब मान लो ये 10 लाख का यहाँ पर प्रॉफिट आ रहा है, लेकिन सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा आ रहा है 12 लाख, तब तो लॉस हो जाएगा। तो वो चीज भी तो कंसिडर करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर वही चीज हमें देखना पड़ेगा। इसके बाद क्या इंफॉर्मेशन दिया है, एरिया ऑफ स्टोरेज, ठीक है। तो जहां पर स्टोर रहता है प्रोडक्ट, उस एरिया का जो है स्क्वायर फीट दे दिया है। उसके बाद नंबर ऑफ पार्सल सेंट, जितने पार्सल भेजे जाते हैं सारे प्रोडक्ट का वो दे दिया है। नंबर ऑफ इनवॉइसेस सेंट, ये भी 4 प्रोडक्ट्स का गिवन है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, वही मैंने बोला था, देखो COGS दे दिया है, मतलब हम लोग को ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन तक का कॉस्ट पता चल गया है। उसके बेसिस पे तो सारे प्रोडक्ट प्रॉफिटेबल दिख रहे हैं, लेकिन सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का भी तो खर्चा होता है। अगर वो खर्चा हम लोग रिकवर नहीं कर पा रहे हैं तो फिर लॉस होगा। अब इसका देखो कुछ फिक्स्ड खर्चा है सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का। यहाँ पर देखो बोल रहा है कि रेंट एंड इंश्योरेंस, ठीक है, 33 लाख। इसे हमें कैसे अपोर्शन करना है बता भी दिया, एरिया ऑफ स्टोरेज स्क्वायर फीट के बेसिस पे। डेप्रिसिएशन का खर्चा 1 लाख है, इसको नंबर ऑफ पार्सल सेंट पे डिस्ट्रीब्यूट करना है। सेल्समैन सैलरी एंड एक्सपेंसेस 6 लाख है, इसको हमें सेल्स वॉल्यूम के बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट करना है। एडमिनिस्ट्रेटिव वेजेस एंड सैलरी 5 लाख, इसे हम लोग नंबर ऑफ इनवॉइसेस सेंट पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। वेरिएबल कॉस्ट है सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का
पैकिंग वेजेस मटेरियल कमीशन स्टेशनरी कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है बता दिया, 2 पर पर्सन, 4% ऑफ सेल्स, 1 पर इनवॉइस बता दिया है। देखो यहाँ पर कुछ खर्चा बता दिया और उस खर्चे को कैसे हमें सारे प्रोडक्ट पे डिस्ट्रीब्यूट करना है उसका बेसिस भी क्लियरली हमें सारी चीजों को गिवन है, हमें कुछ आइडेंटिफाई नहीं करना पड़ेगा। हम लोग को करने क्या दिया है, प्रिपेयर कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, मतलब चेक करो कि प्रॉफिट एंड लॉस क्या हो रहा है चारों प्रोडक्ट का, शोइंग द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट और लॉस टू सेल्स फॉर ईच प्रोडक्ट, और परसेंटेज में भी दिखा दो कि प्रॉफिट या लॉस जो भी हो रहा है वो कितना परसेंट हो रहा है वो भी दिखा दो। ठीक है, तो हम लोग इसका कैलकुलेशन करना स्टार्ट करते हैं। आसान है, बस जैसा बोला है वैसा हमें करके देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर इलास्ट्रेशन 10, ये इलास्ट्रेशन लिख देते, ये क्वेश्चन है इलास्ट्रेशन 10। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑन वेरियस प्रोडक्ट ड्यूरिंग 31st March, particulars total product फोर प्रोडक्ट है A B C D सारे डिटेल्स हम लोग रुपीज में लिखेंगे। तो प्रॉफिट या लॉस कैसे निकाल सकते हैं, मतलब स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट करने से प्रॉफिट या लॉस, अगर सेल्स मेरा ज्यादा है टोटल कॉस्ट कम है तो प्रॉफिट आएगा, अगर सेल्स मेरा कम है टोटल कॉस्ट ज्यादा है तो लॉस आएगा। जैसे अगर 100 रुपीज में बेच रहे हैं 80 रुपीज कॉस्ट है तो प्रॉफिट 20, अगर ऑपोजिट हो रहा है 80 में बेच रहे हैं और कॉस्ट मान लो 90 रुपीज है तो फिर लॉस हो जाएगा 10 रुपीज का। तो हम लोग को इस तरीके से अपना स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, मतलब पहले सेल और उसके बाद कॉस्ट का लेस करेंगे। तो सेल्स देखते हैं, दे दिया है क्वेश्चन में, लिख लेते हैं यहाँ पे। सेल्स चारों प्रोडक्ट का हमें गिवन है 30 लाख, 50 लाख, 25 लाख, 45 लाख। 30 लाख, 50 लाख, 25 लाख, 45 लाख। टोटल कितना हो जाएगा, 30, 50, 80, 80 और ये 20, 1 करोड़, 1 करोड़ और 1 करोड़ 50 लाख, 1 करोड़ 50 लाख। अच्छा, सेल्स के बाद ये सेल्स लिख दिया। अब हम लोग यहाँ पर सारे खर्चे जो है एक एक करके लिख के माइनस कर देंगे। तो पहले लिख देते हैं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड दिया हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं, इसको हम क्लोज कर देते हैं, एंड में जाके कैलकुलेशन कर लेंगे। यहाँ पर लिखते हैं COGS, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना है वो दे दिया है, ये देखो 20, 45, 21, 20, 45, 21 और 22,50,000। अच्छा, 20 और 45, 65, 65 और 21, 65 और 21, 86 प्लस 22.5, 108.5 इंटू लैख, 1 करोड़ 8,50,000, 1 करोड़ 8,50,000, 1 करोड़ 8,50,000, ये हो गया COGS। अच्छा, इसके बाद कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के बाद यहाँ पर ये तो एरिया वगैरह दे दिया है जिसके बेसिस पे हम लोग खर्चा डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ वेरिएबल खर्चा दिया हुआ है सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का और कुछ फिक्स खर्चा दिया हुआ है। अच्छा, अब COGS जो खर्चा है ये हम लोग का नॉर्मली वेरिएबल होता है, ठीक है, COGS मतलब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का खर्चा। अब इसमें पता नहीं वेरिएबल फिक्स मिक्सअप भी हो सकता है। हम लोग क्या करते हैं, पहले फिक्स्ड खर्चे को नीचे लिख लेंगे, ठीक है, पहले हम लोग वेरिएबल लिख लेते हैं, ये मानते हुए कि COGS हम लोग का वेरिएबल है। देखते हैं COGS के बारे में कुछ अलग से बताया था,
नहीं बताया। तो देखो मिक्स्ड अप भी हो सकता है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में, देखो मिक्स्ड अप भी हो सकता है क्योंकि मटेरियल वेजेस ये सब भी तो लगता है, ये सब वेरिएबल फिक्स नहीं होता है, वेरिएबल ही होता है, ठीक है। तो कोई भी खर्चा लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आगे पीछे करके लिख लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर चाहो तो फिक्स लगातार लिख लो या वेरिएबल लिख लो। अच्छा अब हम लोग यहाँ पर लिखते हैं वेरिएबल से स्टार्ट करते हैं, जैसे कि देखो पैकिंग वेजेस एंड मटेरियल, इसके बाद हम ये लिख रहे हैं पैकिंग, क्योंकि हम लोगों ने कोई हेडिंग नहीं दिया है ना, तो तुम लोग चाहो तो ये लिख दो उसके बाद ये लिख दो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो पैकिंग वेजेस एंड मटेरियल, मटेरियल वगैरह सारा वेरिएबल ही होता है, ठीक है। पैकिंग वेजेस ये वेरिएबल कॉस्ट बता रहा है, यहाँ पर वेरिएबल कॉस्ट लिख लो, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट में ₹2 पर पर्सल, ठीक है, एक एक पर्सल का ₹2 करके खर्चा होगा। पर्सल यहाँ पर देखते हैं नंबर ऑफ पर्सल से, तो ये ए प्रोडक्ट के लिए 1 लाख इंटू 2, बी प्रोडक्ट के लिए 1,50,000 इंटू 2, सी प्रोडक्ट के लिए 75,000 इंटू 2, डी प्रोडक्ट के लिए 1,75,000 इंटू 2, क्योंकि ये एट द रेट ऑफ कितना करके है 2 पर पर्सल, 2 पर पार्सल, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया 1 लाख इंटू 2, 2 लाख, ये इधर से आएगा, वो तो टोटल है ना। अच्छा। उसके बाद 1 लाख और 1,50,000 इंटू 2, 3 लाख, 75,000 इंटू 2, 75,000 इंटू 2, 1,50,000, 1,75,000 इंटू 2, 175 इंटू 2, 350। पैकिंग वेजेस एंड पार्सल हो गया, अब इसका टोटल भी लिख लेते कितना हो रहा है। 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 6 और 3, 9 लाख, 9 लाख और 50 50, 1 लाख मतलब 10 लाख पैकिंग एंड मटेरियल। अच्छा इसके बाद वेरिएबल कमीशन है, स्टेशनरी है, कमीशन 4% ऑफ सेल बोला है, 4% ऑफ सेल्स, देख लो कमीशन बोल रखा है 4% ऑफ सेल्स, तो सेल्स तो हमें यहाँ दिख रहा है, ठीक है। 4% मतलब पहले इस पे देखते 30 लाख पे 4%, यानी ये हो जाएगा हम लोग का 1,20,000। 50 लाख पे 4% यानी कि 2 लाख। 25 लाख पे 4% मतलब 1 लाख। 45 लाख पे 4%, ये कैलकुलेट करना पड़ेगा, 45 इंटू 4, 1.8 मतलब 1,80,000। अब टोटल करते हैं 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख और 80 और 20 मतलब 6 लाख हो जाएगा टोटल। कमीशन हो गया, स्टेशनरी 1 पर इनवॉइस, मतलब एक बार इनवॉइस रेज करने पे स्टेशनरी खर्चा कितना कितना होता है, बोल रहा है कि एक एक इनवॉइस पे 1 1 रुपए का खर्चा होता है, ठीक है। तो इनवॉइस कितना है 80, तो 80,000 जो है वही लिख दो, क्योंकि जो भी डेटा है उसको अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही मतलब वही तो डेटा आएगा ना, तो फिर ये देख देख के लिख सकते हैं, जितना नंबर ऑफ इनवॉइसेस है उतने ही खर्चे हुए। तो 80, 1,40,000, 60, 80, 1,40,000, 60, 1,20,000, तो कितना हो रहा है 60 और 40, 40,000, 60 और 40, 2 लाख, 2 लाख और 1 लाख मतलब 3 लाख, 3 लाख और ये 80 और 20, 1 लाख मतलब 4 लाख हो रहा है। ये सब ऐड कर लेते हैं तो हमें टोटल मिल जाएगा कितना हो रहा है यहाँ पर, या फिर फिक्स्ड कॉस्ट लिख के भी ऐड कर सकते, फिक्स्ड कॉस्ट लिखते तो उसके बाद ही ऐड करेंगे सारे खर्चे। फिक्स्ड कॉस्ट में देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। रेंट इंश्योरेंस, रेंट इंश्योरेंस टोटल है 3 लाख, इसको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, बता दिया है एरिया ऑफ स्क्वायर फीट, एरिया
ऑफ स्टोरेज, तो एरिया ऑफ स्टोरेज इसके बेसिस पे, तो रेशियोज क्या हो जाएगा, हर जगह से फोर जीरोस एलिमिनेट कर देते हैं, 5483 रेशियो हो जाएगा 5483, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 548 और 3, देखते हैं कितना होगा फिर। तो यहाँ पर हो गया 5 + 4 9, 9 और 8 17 और 3 20, मतलब 3 लाख डिवाइडेड बाई 20, 15,000 इंटू 5, 15,000 इंटू 5 ये कितना हो जाएगा, 15,000 इंटू 5 75,000, 15,000 इंटू 4 60,000, 15,000 इंटू 8 1,20,000, 15,000 इंटू 3 45,000। रेंट एंड इंश्योरेंस के बाद देखते हैं कौन सा खर्चा है। डेप्रिसिएशन, नंबर ऑफ पार्सल सेंट, डेप्रिसिएशन नंबर ऑफ पार्सल सेंट, तो पार्सल्स कितने सारे जा रहे हैं, ये रहा, इसको भी रेशियो निकाल लेंगे तो 30 हट जाएगा, तो 100 है, यहाँ पर 175 है, तो फिर आई थिंक 25 से हम लोग इसे शॉर्टकट में ट्रांसफर कर सकते हैं, 100 डिवाइडेड बाई 25, ये 4 आ गया, ठीक है। अच्छा 150 डिवाइडेड बाई 25, देखते डिवाइड होता है कि नहीं, हाँ 6 हो जाएगा, और 75 डिवाइडेड बाई 25 मतलब 3 होना चाहिए, हाँ 3 हो गया, और 175 डिवाइडेड बाई 25, तो ये 7 आ जाएगा, तो 4:6:3:7 ये रेशियो में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 4:6:3:7 यहाँ पर लिख लेते हैं। अच्छा टोटल अमाउंट कितना है डेप्रिसिएशन का 1 लाख। अच्छा 1 लाख, और ये टोटल करने से 4 + 6 10, 7 + 3 10, 10 10 + 10 20, 20 से अगर डिवाइड करेंगे 1 लाख को तो कितना आएगा, 5,000, 5,000 इंटू 4 20,000, 5,000 इंटू 6 30,000, 5,000 इंटू 3 15,000, 5,000 इंटू 7 35,000 डिप्रिशिएशन हो गया। अच्छा इसके बाद सेल्समैन सैलरी एंड एक्सपेंसेस 6 लाख। अच्छा सेल्स मैन सैलरी एंड एक्सपेंस 6 लाख, और डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है, सेल्स वॉल्यूम के बेसिस पे। अच्छा सेल्स वॉल्यूम मतलब कितना सेल हो रहा है, ठीक है, तो ये सेल्स वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, ये जो रेशियोज है सेल्स का यही वॉल्यूम है, तो 5 zeros 5 zeros 5 zeros 5 zeros 30 50 25 45, 5 से अगर देखते हैं तो 5 6 30, 5 10 5 5 5 9 6 10 5 9 रेशियो हो जाएगा 6 10 5 9, 6 10 5 और 9, तो 15 और 9 और 6 हो जाएगा 15 15 15 30, तो 6 लाख डिवाइडेड बाई 30, 20,000, 20,000 इंटू 6, 20,000 इंटू 6 ये हो जाएगा 1,20,000, 20,000 इंटू 10 2 लाख, 20,000 इंटू 5 1 लाख, 20,000 इंटू 9 1,80,000 हो गया सेल्समैन सैलरी ये वाला, और एक लास्ट पॉइंट है शायद एडमिनिस्ट्रेटिव वेजेस, नंबर ऑफ इनवॉइसेस सेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव वेजेस नंबर ऑफ इनवॉइस सेंट 5 लाख है टोटल। अच्छा इनवॉइस सेंट पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, इनवॉइस सेंट कितना है ये वाला, तो इसका रेशियोज देखते हैं, 4 टाइम्स 0 हट जाएगा इक्वली हर जगह से, तो 8 2 से डिवाइड करते 2 4 2 7 2 3 2 6 4 7 3 6 रेशियो हो जाएगा 4 7 3 6, तो टोटल कितना होगा 4 + 6 10 7 + 3 10 10 10 20, 20 से डिवाइड करेंगे 5 लाख को, तो ये हो जाएगा
25,000 into 4, 1 lakh. 25,000 into 7, 1,75,000. 25,000 into 3, 75. 25,000 into 6, 1,50,000 हो गया. अब हम लोग यहाँ पर सब ऐड करके सेल्स से लेस कर सकते हैं. ठीक है, सेल्स को यहाँ पर ए दे देते हैं और ये जितने भी एक्सपेंसेस है ये सबको हम लोग बी नाम दे देते हैं और सारे ऐड कर लेते हैं. ठीक है, ऐड करने से टोटल एक्सपेंसेस पता चल जाएगा, फिर उसके बाद हम लोग लेस करेंगे तो प्रॉफिट का पता चल जाएगा. अब टोटल एक्सपेंसेस देखते हैं कितना होगा. यहाँ से पहला 20 लाख और 2 लाख, 22, 23 लाख 20 और ये 80, मतलब 24 लाख, 24 लाख और 24 लाख. और यहाँ पर देखते हैं, ये मैंने लिख लिया 24 लाख. अच्छा, 1 लाख, 1 लाख, 2 लाख, 2 लाख 40, 2 लाख 40 और ये 2 लाख 40 प्लस 80 प्लस 75, 27 लाख आ रहा है. 27 लाख 95,000 और सेल्स कितना है 30 लाख, माइनस कर देते हैं 30 लाख. ये तो प्रॉफिट ही है. कितना प्रॉफिट है 2,05,000. अच्छा, शायद कुछ गलत आ गया, मेरा आंसर नहीं मैच हुआ. यहाँ पर 2,85,000 बोल रहा है तो शायद गलत कैलकुलेशन हो गया. 20 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 23 लाख 20, 24 लाख, 24 लाख प्लस 75, 20, 1 लाख 20, 1 लाख. हाँ, 27 लाख 15 होना चाहिए. 27 लाख 15,000 माइनस 30 लाख, 2,85,000. हाँ ठीक है, प्रॉफिट आ रहा है. प्रॉफिट और लॉस जो भी आएगा, प्रॉफिट और लॉस, लॉस को ब्रैकेट में लिख देंगे तो यहाँ पर ये कैलकुलेट करने के बाद प्रॉफिट या लॉस निकल जाएगा. यहाँ पर प्रॉफिट निकल के आया है 2,85,000. ये नेगेटिव इसलिए क्योंकि मैंने बाद में 30 लाख माइनस किया, अदरवाइज प्रॉफिट ही है. ठीक है. अच्छा, इसके बाद 45 और 3, 48 लाख, 48 और 2, 50 लाख, 51 लाख, 40 और 60, मतलब 1 लाख. ये हो गया 60, 40, 1 लाख, 1 लाख, 2 लाख, 2 2 4, 4 और 3 7, 7 और 45 प्लस 7 तो ये हो गया 52 लाख, 52 लाख और 52 लाख, 52 और 2, 54 लाख, 54 लाख और 1 लाख, 55 लाख और 56 लाख 5,000 आता है. चेक करते हैं. माइनस 50 लाख मतलब 5,000 का लॉस आ रहा है. 6,05,000 का लॉस आ रहा है. ठीक है, यहाँ पर लॉस आ जाएगा 6,05,000. ये लॉस आ रहा है. ठीक है, 21 लाख और 1 लाख, 22 लाख, 23 लाख, 23 लाख, 24 लाख 10,000, 24, 25 लाख 30,000, 25 लाख 30 और 25 लाख 26 लाख 30, 30 और यहाँ पर हो गया 40, 26 लाख 40, 50, 26 लाख 50 और 70,000, 26 लाख 50 और 70,000. तो ये हो जाएगा 27 लाख 20,000. देखते हैं सही हुआ है कि नहीं. 27 लाख 20,000 जबकि सेल करके 25 लाख ही मिल रहा है, यानी कि लॉस है 2 लाख 20 का. अच्छा, यहाँ पर टोटल करते 22 और 3 मतलब 25 लाख, 50, 51 लाख, 26 लाख, 26, 7, 8, 28 लाख और ये दोनों मिला के 1 लाख, 28, 29 लाख, 29 लाख, 30 लाख, 30 लाख 20,000, 30 लाख 20 और 60, 30 लाख 60,000, 60 और ये मिला के 70, 30 लाख 70,000, 70 और 30 मतलब
31 लाख, 31 और ये हो गया 1 और 1 2, 32 लाख, 32 लाख 80 और 50, 32, 33 लाख 30,000, 33 लाख 30,000 माइनस 45 लाख, ये प्रॉफिट आ रहा है। अच्छा 11 लाख 70, ये गलत हो गया, 11 लाख 90 आंसर है, प्रॉफिट आ रहा है लेकिन 11 लाख 90 आंसर है। देखते हैं क्या गलत हो गया, यहाँ कुछ तो गलत हुआ होगा। 22 लाख और 23, 25, 26, 26 लाख 7 8, 28 लाख 29 लाख, 29 लाख यहाँ तक याद रखते। 45 और ये हो गया 35, 45 प्लस 35 80,000, 80 प्लस 80 प्लस 50, 2,10,000, 2,10, 3 4, 4,10, 4,10 प्लस 29 लाख, 33,10,000, 33,10,000 होना चाहिए, माइनस 45 लाख, 11,90,000। ठीक है, तब शायद कोई कैलकुलेशन मैंने ओरली किया ना तो गलत हो गया होगा। तो ये हम लोग का प्रॉफिट और लॉस निकल के आया। और यहाँ पर भी अच्छा ये भी तो करना पड़ेगा, टोटल का भी तो कैलकुलेशन करना पड़ेगा। टोटल कितना हो रहा है, टोटल यहाँ पर 1 करोड़ 8 लाख 8,50,000 प्लस 10 6 और 4 20 20 और 10 30 लाख, 30 लाख और ये 33 लाख, 33 34 लाख, 34 और 6 40 लाख, 40 लाख और 5 45 लाख, 1 करोड़ 53 लाख 50,000 माइनस 1 करोड़ 50 लाख, यानी कि 3,50,000, 3,50,000 6 से गलत हो गया, 6,50,000 1085 प्लस 10 लाख 6 और 4 अगेन 10 लाख 3 और 1 4 लाख, 4 लाख और 6 लाख, फिर से 10 लाख, 10 लाख और वैल्यू 5 लाख 15 लाख, 1 करोड़ 43, अच्छा 43 लाख 50,000, अच्छा माइनस 1 करोड़ 50, 6 लाख 50। तो ओवरऑल देखने से तो प्रॉफिट ही दिख रहा है, बट इंडिविजुअली जब हम लोग चेक कर रहे हैं तब पता चल रहा है कि कुछ प्रोडक्ट ऐसा है जो हमें प्रॉफिट के जगह लॉस प्रोवाइड कर रहा है, जैसे कि ये वाला और ये वाला, मतलब प्रोडक्ट बी और प्रोडक्ट सी। ठीक है, ये बंद कर देना चाहिए अगर वो लोग सेल करना बंद करना चाहते हैं प्रॉफिट के बेसिस पे। ठीक है, अब परसेंटेज भी निकालने बोला तो वो भी निकाल लेते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट और लॉस। तो परसेंटेज कैसे निकलेगा, ये देखो, ये है 6,50,000 आउट ऑफ 1,50,000 इंटू 100, ऐसे करके निकलेगा। 6,50,000 डिवाइडेड बाई 1 करोड़ 50 लाख इंटू 100, पता चल जाएगा कितना परसेंटेज हो रहा है। प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स इंटू 100 4.33, ये नेगेटिव नहीं होगा, वो एक्चुअली मेरा पहले से वैल्यू लिखा हुआ था ना, इसीलिए नेगेटिव दिख रहा है। तो 4.33, ठीक है, ये टोटल वाला कॉलम हो गया। फिर प्रोडक्ट ए बी सी डी, अच्छा ए में प्रॉफिट है 2,85,000 आउट ऑफ 30 लाख, सेल इंटू 100 9.5%। परसेंटेज मैंने यहाँ लिखा है तो सिर्फ 9.5 लिख दिया। ये लॉस है 6,05,000 डिवाइडेड बाई 50 लाख इंटू 100, 12.1, काफी ज्यादा लॉस है, देखो 12.1 ये लॉस है। लॉस को हम ब्रैकेट में दिखा दें, ठीक है, जैसे लॉस को ब्रैकेट में अगर दिखाना चाहे तो 2,20,000
divided by 25 into 100, 8.8। ये भी लॉस है, ठीक है। जितना प्रॉफिट नहीं है, प्रॉफिट अभी तक एक ही प्रोडक्ट में दिखा 9.5, ये दोनों में ह्यूज अमाउंट ऑफ लॉस है। और ये वाला प्रॉफिट है 1190 डिवाइडेड बाई 45 इंटू 100, 26.44। सबसे ज्यादा प्रॉफिट मेकिंग डी प्रोडक्ट 26.4%, ठीक है। सबसे ज्यादा प्रॉफिट मेकिंग यही वाला है। बस यही पूछा था हमने कैलकुलेट करने के लिए, तो ये कंप्लीट हो गया। अच्छा, अब इलास्ट्रेशन 9 देखो। इसमें क्या बोला है, इसमें बोल रहा है कि इन एन इंजीनियरिंग कंपनी द फैक्ट्री ओवरहेड्स आर रिकवर्ड ऑन ए परसेंटेज ऑफ fixed percentage basis on direct wages and the administration overhead are absorbed on a fixed percentage basis on factory cost, ठीक है। बोला है कि एक इंजीनियरिंग कंपनी है जहां पर फैक्ट्री ओवरहेड का जितना भी खर्चा होता है उसे कैसे रिकवर किया जाता है, क्योंकि ओवरहेड को तो कुछ एक रेट के बेसिस पे रिकवर करना पड़ेगा। बोल रहा है कि डायरेक्ट वेजेस के परसेंटेज बेसिस पे, मतलब यहाँ पर वेजेस ही मेन टास्क होगा, वेजेस का ही मेन मतलब ज्यादा इंपॉर्टेंस होगा, इसीलिए डायरेक्ट वेजेस बेसिस पे। और एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड रिलेटेड जो भी खर्चा है उसको एब्जॉर्ब किया जाता है फैक्ट्री कॉस्ट बेसिस पे, ठीक है। फिर आगे यहाँ पर क्या बोला है देखो, the company has furnished the following data relating to 2 jobs undertaken by it in a period। कंपनी ने डेटा दे दिया है 2 जॉब का जो इसने परफॉर्म किया, जॉब 101 और जॉब 102। दोनों का मेटेरियल का खर्चा दे दिया है, दोनों का वेजेस का खर्चा दे दिया है, सेलिंग प्राइस दे दिया है, प्रॉफिट परसेंटेज ऑन कॉस्ट। ये जो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट है ये कॉस्ट के बेसिस पे बता रखा है। क्या क्या कैलकुलेट करने के लिए बोला है, कंप्यूटेशन ऑफ परसेंटेज रिकवरी रेट ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड का रिकवरी रेट और एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड का रिकवरी रेट कैलकुलेट करने बोला है, पहला। सेकेंड बोल रहा है कैलकुलेशन ऑफ द अमाउंट ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड एंड प्रॉफिट फॉर ईच ऑफ द जॉब। अच्छा, तो पहले रिकवरी रेट पता चलेगा तब ना हम लोग निकाल पाएंगे। जैसे देखो, डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट वेजेस बता दिए, इससे प्राइम कॉस्ट निकल जाएगा। अब बोल रहा है कि फैक्ट्री ओवरहेड भी निकालो, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड निकालो। कैसे निकालेंगे फैक्ट्री ओवरहेड, कैसे निकलेगा, बोला है कि फैक्ट्री ओवरहेड कैसे रिकवर होता है, डायरेक्ट वेजेस बेसिस पे। तो डायरेक्ट वेजेस तो दिया हुआ है, वो तो ठीक है, लेकिन इसमें परसेंटेज कितना लगाए, जो होगा परसेंटेज जो भी कैलकुलेट होके आएगा वही हम लोग का फैक्ट्री ओवरहेड हो जाएगा। और जो फैक्ट्री कॉस्ट निकल के आएगा, अब फैक्ट्री कॉस्ट कैसे निकलेगा, 54,000 42,000 ऐड होके जो प्राइम कॉस्ट आएगा उसमें फैक्ट्री ओवरहेड ऐड होने के बाद फैक्ट्री कॉस्ट आएगा, उस पे हमें परसेंटेज लगाना पड़ेगा, तो परसेंटेज भी निकालना पड़ेगा। तो जब तक ये फैक्ट्री ओवरहेड नहीं निकल जाता है, फैक्ट्री कॉस्ट नहीं निकलेगा, फैक्ट्री कॉस्ट नहीं निकलेगा तो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड कैसे निकालेंगे, ठीक है। क्योंकि वो तो परसेंटेज ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट के ऊपर हमें कैलकुलेट करना है, ऐसा क्वेश्चन में ही बता दिया है, ठीक है। ये देखो स्टार्टिंग में बता दिया कि कैसे करके एब्जॉर्ब होता है ये 2 खर्चा जो गिवन नहीं है, स्टार्टिंग में ही बताया था। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड को एब्जॉर्ब करवाना है फैक्ट्री कॉस्ट के परसेंटेज बेसिस पे, तो फैक्ट्री कॉस्ट तो निकालना पड़ेगा। यूज द अबव रिकवरी रेट, अब जो रिकवरी रेट निकल जाएगा उसके बेसिस पे डिटरमाइन करना है सेलिंग प्राइस ऑफ जॉब 103, द एडिशनल डेटा बीइंग गिवन। एक जॉब है, जॉब नंबर 103, उस पे डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट वेजेस इतना लग रहा है। अब उस पे फैक्ट्री का खर्चा और एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा इसी रेट पे लगाओ, लगाने के बाद उसका क्या निकाल के देना है, सेलिंग प्राइस निकाल के देना है, ठीक है। सेलिंग प्राइस कैसे निकलता है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट यानी कि सेलिंग प्राइस। यहाँ प्रॉफिट दे रखा है तो 3 पार्ट में क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। पहला पार्ट यहाँ पर बोला है कि कंप्यूट द परसेंटेज ऑफ रिकवरी रेट ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग इलास्ट्रेशन 9 लिखते हैं, लेट द फैक्ट्री ओवरहेड रिकवरी रेट इज X% ऑफ डायरेक्ट वेजेस। अब मैंने डायरेक्ट वेजेस से क्यों लिखा, वो तो क्वेश्चन में मुझे बता दिया था कि फैक्ट्री ओवरहेड रेट एब्सॉर्ब्ड होता है परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट वेजेस पे, ठीक है। और द एडमिनिस्ट्रेशन overhead recovery rate is Y% of direct सॉरी ये डायरेक्ट वेजेस नहीं, Y% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट, ठीक है।
अच्छा, अब हम लोग यहाँ पर चेक करते हैं, ये जो जॉब दे दिया है, देखो जॉब नंबर 101 और जॉब नंबर 102, ठीक है। इसका हम लोग फैक्ट्री कॉस्ट कैलकुलेट करके देखते हैं। जॉब 101, जॉब 102, ठीक है। यहाँ पर हमें बताया है डायरेक्ट मेटेरियल, डायरेक्ट मेटेरियल दोनों का है 54 और 37,500। डायरेक्ट वेजेस 42 और 30,000। प्राइम कॉस्ट निकल जाएगा 96,000, 67,500, ठीक है। अब इसमें ऐड करना पड़ेगा फैक्ट्री ओवरहेड, ठीक है। अब ये कैसे लगता है, फैक्ट्री ओवरहेड x% ऑफ डायरेक्ट वेजेस कितना है 42,000 और 30,000। तो 42,000 पे x% कैसे कैलकुलेट होगा, 42,000 पे x% एक बार, और 30,000 पे x%, ठीक है। इस तरीके से कैलकुलेट होगा, 42,000 पे x% और 30,000 पे x%। तो कितना आ जाएगा, x% मतलब x/100, यानी 42,000 डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। x% मतलब x/100 यानी 420x, और ये आ जाएगा 300x, ठीक है। अब ये दोनों को ऐड करेंगे तो मिलेगा फैक्ट्री कॉस्ट। इसका एडिशन कैसे होगा, ये तो ऐड तो नहीं हो सकता, ये ऐसे लिखना पड़ेगा 67,500 प्लस 300x, ये क्या निकल के आ गया, फैक्ट्री कॉस्ट। अब क्या लगाना पड़ेगा, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। ये देखो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड ये कैसे लगना चाहिए, ये बताया है y% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट। तो कैसे लगेगा, ऐसे हो जाएगा, देखो इस पे एट द रेट ऑफ y%, ठीक है। मतलब इस पे y%, इस पे भी y%। तो 96,000 पे y% कैसे कैलकुलेट होगा, हम यहाँ पर एक बार दिखा देते हैं। ये देखो 96,000 प्लस 420x, इस पे मुझे लगाना है y%, ठीक है। तो इसके साथ एक बार कैलकुलेशन, इसके साथ एक बार कैलकुलेशन। तो 96,000 का y% कितना होगा, 96,000 डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। 96,000 डिवाइडेड बाई 100 यानी कि 960, ठीक है। तो ये 960 आ गया, ये कैलकुलेशन होके 960, और y इसके साथ रहेगा प्लस 420 इंटू y%, मतलब डिवाइडेड बाई 100, यानी कितना हो गया 4.2। ये तो हो गया 4.2, और इसमें x और y दोनों है तो x y आ जाएगा। तो ओवरऑल क्या आंसर आया, 960y प्लस 4.2xy, ये हो गया। अच्छा, यहाँ पर भी कैलकुलेशन कर लेंगे। यहाँ पर कैसे कैलकुलेशन होगा, सिमिलर तरीके से 67,500 पे y%, 67,500 पे y% मतलब डिवाइडेड बाई 100, तो 675 प्लस 300 पे y% मतलब 300 डिवाइडेड बाई 100 कितना हो गया 3। तो ये हो जाएगा 3xy, ठीक है। अब ये दोनों को ऐड करना पड़ेगा। अब ऐड तो होगा नहीं, ये हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 96,000 प्लस 420x प्लस 960y प्लस 4.2xy, इसको लिखेंगे 67,500 प्लस 300x, और ये वाला हो जाएगा, यहाँ पर y आना चाहिए 675y प्लस 3xy, ठीक है। ये क्या निकल के आ गया, ये आ गया हम लोग का एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड ऐड होने से आता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है। कॉस्ट ऑफ सेल्स निकल के आता है। यहाँ पर हम लोग को कॉस्ट ऑफ सेल्स पता है, कैसे, सेलिंग प्राइस पता है, प्रॉफिट ऑन कॉस्ट पता है। इससे हम लोग ये निकाल सकते हैं कि कॉस्ट ऑफ सेल्स कितना होगा, मतलब अगर सेल से प्रॉफिट हटा दे तो हमें कॉस्ट ऑफ सेल्स पता चल जाएगा। तो अगर इसके बाद मुझे सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन नहीं दिया हुआ है तो यही मेरा कॉस्ट ऑफ सेल्स भी है। अगर मुझे सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का एक्सपेंसेस
आगे फर्दर मतलब फर्दर अगर गिवन है नहीं तो यही मेरा कॉस्ट ऑफ सेल्स है, यही मेरा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी है। वैसे तो ये कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है, इस पे सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऐड होना चाहिए। अब इंफॉर्मेशन नहीं है तो सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चे का जो नाम होता है ऐड करने के बाद कॉस्ट ऑफ सेल्स, ये वाला वही होगा। अब हम लोग को कॉस्ट ऑफ सेल्स पता है, देखो कॉस्ट ऑफ सेल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये देखो इसमें प्रॉफिट हटा दो, सेल से प्रॉफिट हटाएंगे तो कॉस्ट ऑफ सेल्स पता चल जाएगा। कैसे निकालेंगे, 1,66,650। इस पे डायरेक्ट 10% मत लगा दो, गलत हो जाएगा, क्योंकि ये है कॉस्ट के ऊपर प्रॉफिट, ठीक है। मतलब प्रॉफिट बाय कॉस्ट दिया हुआ है, प्रॉफिट बाय कॉस्ट, और ये तो है सेल। तो कैसे निकालेंगे, इसमें कितना प्रॉफिट इंक्लूडेड है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये देखो 10/110, सीधा सा बात है, 10 रुपीज प्रॉफिट फॉर 100 रुपीज कॉस्ट प्राइस, है ना। तो 10 रुपीज एंड सेलिंग प्राइस 110, क्योंकि 10 प्रॉफिट 100 कॉस्ट, देन सेलिंग प्राइस 110। यहाँ पर भी देखो प्रॉफिट ऑन कॉस्ट 20/100, ठीक है। अब अगर मुझे इसे प्रॉफिट ऑन सेल ट्रांसफर करना है तो प्रॉफिट तो 20 रहेगा, सेलिंग प्राइस कितना हुआ 20 प्रॉफिट 100 कॉस्ट, तो सेलिंग प्राइस 120। तो 10/110 प्रॉफिट ऑन सेल्स यहाँ पर ऐसे हो जाएगा, 10/110, और यहाँ पर हो जाएगा 20/120, ये रेशियो। और इसी बेसिस पे हमें 1,28,500 पे फाइंड आउट करना पड़ेगा, 250 पे, 1,28,250 पे फाइंड आउट करना पड़ेगा कि कितना जो है प्रॉफिट इंक्लूडेड है। तो हम लोगों को प्रॉफिट एक्सक्लूड करने से कॉस्ट ऑफ सेल्स पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोग का हो जाएगा, ये कॉस्ट ऑफ सेल्स नहीं आ रहा है, ये प्रॉफिट निकल के आएगा। ये देखो ये प्रॉफिट निकल के आएगा, क्यों, क्योंकि 1,66,650 डिवाइडेड बाई 110, ये क्या है, ये सेलिंग प्राइस है, इसको इक्विवेलेंट कर दिया है ना, कि 110 का मतलब 1,66,650। तो 10 का मतलब कितना, 10 क्या है प्रॉफिट है, 20 क्या है प्रॉफिट है। तो इसका मतलब हम लोग का आंसर प्रॉफिट का आ रहा है। इससे देखते हैं कितना आएगा, 1,66,50 डिवाइडेड बाई 11 हो जाएगा, 0 0 तो कैंसिल आउट, 15,150, 1,28250 डिवाइडेड बाई 6, 21,375। तो कॉस्ट कितना आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स, ये माइनस कर देना पड़ेगा, 1,28,250, 1,06,875। और दूसरा वाला देखते हैं, 1,66,650 माइनस 15,150, 1,51,500, ठीक है। तो ये हम लोगों ने निकाल लिया कॉस्ट ऑफ सेल्स, जो गिवन इंफॉर्मेशन था उसके थ्रू से। और यहाँ पर हम लोगों ने एक इक्वेशन भी बनाया, वो भी हमारे कॉस्ट ऑफ सेल्स सेल्स का ही है। तो हम लोग बोल सकते हैं इक्वेशन ऐसे बिल्डअप होगा कि दिस वन इक्वल टू ये वैल्यू, और ये इक्वेशन का वैल्यू इक्वल टू ये, ठीक है। तो हम लोग अब इसको रिप्रेजेंट करते हैं इक्वेशन में, तो x का वैल्यू और y का वैल्यू निकल के आ जाएगा, 96,000 प्लस 420x, 96,000 plus 420x plus 960y 4.2xy, फोर पॉइंट टू एक्स वाई। हाँ, तो ये है, ये कॉस्ट ऑफ सेल्स है, और कॉस्ट ऑफ सेल्स गिवन इंफॉर्मेशन से निकल के है 1,51,500, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग इसका ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं ऐसे, 420x प्लस 960y प्लस 4.2xy इक्वल टू ये, और ये माइनस कर सकते हैं, 1,51,500 माइनस 96,000, तो ये हो गया 55,500। ये एक इक्वेशन निकल गया पूरा कंप्लीट होके, मतलब इसमें और कोई शॉर्टकट अभी नहीं कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर 67,500 300x, 67,500 300x प्लस 675y 3xy, 675y 3xy इक्वल टू 106875।
तो 300x प्लस 675y प्लस 3xy इक्वल टू 106875 माइनस 67,500 39,375। ठीक है, अब ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा मैथमेटिक्स है इसमें। कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपल देखो, ये पूरे इक्वेशन को हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 से। ठीक है, और ये पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं 4.2 से, क्योंकि देखो अगर हम लोग ये एक्स वाई वाला टर्म एलिमिनेट कर देते हैं ना तो हमारा सोल्यूशन आसान हो जाएगा। अगर हम इसमें 3 मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा 3 में ये मल्टीप्लाई करेंगे सेम आंसर आएगा। चेक करके देखो, ये देखो 3 इंटू 4.2 तो कितना हुआ 12.6, और 4.2 इंटू 3 12.6, तो एटलीस्ट ये तो एलिमिनेट हो ही जाएगा अगर हम लोग ऐसे कैलकुलेशन करेंगे। तो देखो कैसे लिखेंगे, क्या करेंगे, अभी हम लोग टास्क जो परफॉर्म करेंगे, इक्वेशन 1 इंटू 3 माइनस कर देंगे, माइनस करेंगे इक्वेशन 2 इंटू 4.2। ठीक है, और देखते कितना आंसर आ रहा है। तो 1 इंटू 3 मल्टीप्लाई करना है, 420 इंटू 3 कितना होगा 1260x, 1260x। अब मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या होता है, पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना। ठीक है, तो यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3 मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, अच्छा अब 420 इंटू 3 हो गया, उसके बाद 960 इंटू 3 2880y, 2880y। अच्छा 4.2 इंटू 3, ये तो 12.6 आएगा, 12.6xy इक्वल टू 55,500 इंटू 3, 166,500। अच्छा, इसके बाद ये वाले इक्वेशन में 4.2 मल्टीप्लाई करना है, तो 300 इंटू 4.2, ये कितना हुआ 1260। तो यहाँ पर लिख लेते, फिर वहां देख देख के लिखेंगे, जल्दी हो जाएगा। 1260x प्लस 675 इंटू 4.2, 2835, 2835y प्लस 12.6xy। अच्छा, इतना लिख लेते हैं, फिर उसके बाद बाकी लिखेंगे। 1260x प्लस 2835y प्लस 12.6xy इक्वल टू 39,375 इंटू 4.2, 1,65,375, 1,65,375। अब माइनस बोला था मैंने, तो ये माइनस 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 और माइनस, ये कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल आउट। ये दोनों का डिफरेंस देखते हैं, 2880 माइनस 2835, 45y इक्वल टू 166,500 माइनस 165,375, 1125, y इक्वल टू 1125 डिवाइडेड बाई 45, मतलब 25। ठीक है, तो y का आंसर निकल के आ गया है 25, मतलब 25% होगा, क्योंकि y हम लोगों ने कैसे माना था, परसेंटेज में माना था, तो y 25% हो जाएगा। अच्छा, x निकाल लेते हैं, सिमिलरली x भी निकाल लेते हैं। y 25 हो गया, पुट y इक्वल टू 25 इन इक्वेशन 1, वी गेट, देखते हैं इक्वेशन 1 में पुट करके हमें क्या मिलेगा। 420x प्लस 960y, 420x प्लस 960y, y मतलब 25% प्लस 4.2xy इक्वल टू 55,500, 55,500। तो
420x प्लस 4.2 इंटू 25%, 4.2 इंटू 25%, तो ये होता है 1 पॉइंट, ये वाला 1.05x, और इधर ये ट्रांसफर हो जाएगा 55,500 माइनस 960 इंटू 25%, 240, 55,260। अच्छा, ये दोनों ऐड करने से हो गया 421.05x, देयरफॉर x इक्वल टू 131 आ गया, मेरे गलत हो गया, एक सेकंड। y का वैल्यू हम लोग का आया है 25%, ठीक है। फोर 960। अच्छा, यहाँ पर परसेंटेज में तो होगा, y परसेंटेज है, लेकिन हम लोग का आंसर तो y 25 आया है, तो इसको हम लोग कैसे पुट करने से सही रहेगा? इसमें पुट करना है ना, तो ये तो अच्छा, ये परसेंटेज करने के बाद ही तो ये आया है, तो इसका मतलब मुझे परसेंटेज नहीं लिखना चाहिए 25, मतलब ये आंसर में 25% जरूर लिखेंगे, लेकिन ये जो इक्वेशन बना है वो तो परसेंटेज के कैलकुलेशन से ही बना है, तो डायरेक्ट से 25 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये देखो 960 इंटू 25 ऐसे होगा, इसीलिए गलत हो रहा है, क्योंकि इक्वेशन तो परसेंटेज का कैलकुलेशन देने के बाद आ रहा है, -55,500, तो ये हो गया 31,500, और यहाँ पर हो जाएगा 4.2 इंटू 25, तो ये हो गया 105, जीरो आ जा रहा है, 105x, 105 प्लस 420, 525x, 60, ठीक आ रहा है, 31,500 डिवाइडेड बाई 525 इक्वल टू 60। एक्चुअली परसेंटेज ही है आंसर, हम 60% और 25% ही बोलेंगे, लेकिन जो ये जो इक्वेशन बन रहा है वो तो परसेंटेज का कैलकुलेशन अप्लाई करने के बाद ही बन रहा है, मतलब पॉइंट में आ रहा है, तो इस पे हमें वैल्यूज लगाना पड़ेगा, ना कि हम लोग परसेंटेज लगाएंगे। परसेंटेज लगाएंगे तो आंसर गलत हो जाएगा, कैलकुलेट नहीं होगा। तो हम लोग को पता चल गया कि 25% और 60%, ठीक है, ये हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया, ओवरहेड का रेट हमें जो बोला गया था, ठीक है। इसके बाद हमें कैलकुलेट करना है कि फैक्ट्री ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड एंड प्रॉफिट फॉर ईच ऑफ द टू जॉब्स, ये हमें कैलकुलेट करके देना है, ठीक है। तो यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं। जॉब 101 और जॉब 102, डायरेक्ट मटेरियल, तो डायरेक्ट मटेरियल है 54 और 37,500। डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट वेजेस है 42 और 30,000। 67,500, 96,000। ऐड हो जाएगा फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड होता है 60%। देखो फैक्ट्री ओवरहेड हम लोगों ने क्या माना था, एक्स का वैल्यू कितना निकला 60% ऑफ क्या होगा, वेजेस, क्वेश्चन में हमें बता दिया था 60% ऑफ वेजेस, तो यहाँ पर 60%, 42,000 का 60%, 25,200, और ये ऐड करने से आ जाएगा 1,21,200, और यहाँ पर 60% का मतलब 18,000, और 18,000 ऐड करने से आएगा 85,500। नेक्स्ट ऐड करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, ये है फैक्ट्री कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट पे लगना चाहिए। फैक्ट्री कॉस्ट पे कितना लगेगा, एट द रेट ऑफ 25%। हम लोगों का एक्स का वैल्यू निकल के आया, तो 1,21,200 का 25%, 30,300। 1,51,500, 25%, 85500 डिवाइडेड बाई 4 कर लेते हैं। 25% मतलब
1/4 होता है, तुम लोग 25% लगा सकते हो। 106875 ऐड करेंगे प्रॉफिट। प्रॉफिट कॉस्ट है, कॉस्ट पे ही डायरेक्ट बोला था 10% और 20%। 10% मतलब 15150 और 20% का मतलब 106875 पे 20%। 21,375 ऐड कर लेते हैं। ऐड करने से सेलिंग वैल्यू निकल के आएगा 128,250 और यहाँ पर सेलिंग वैल्यू 166,650 हो गया। ये सेलिंग प्राइस निकल गया हम लोग का। सेकंड आंसर आ गया, ठीक है। पहला हो गया, दूसरा हो गया। फिर यूजिंग एबव रिकवरी रेट हमें 103 जॉब का सेलिंग प्राइस निकाल के दिखाना है, ठीक है। तो यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं। डायरेक्ट मेटेरियल 24,000, डायरेक्ट वेजेस 20,000, 44,000। ऐड करना पड़ेगा, ये प्राइम कॉस्ट आ गया। ऐड करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड, ऐड फैक्ट्री ओवरहेड 60% ऑफ डायरेक्ट वेजेस, मतलब एट द रेट ऑफ 60% ऑफ डायरेक्ट वेजेस, यानी कि 20,000 मतलब 12,000। टोटल करने से 56,000। ऐड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड 25% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट, 1/4 14,000। ऐड करने से 70,000 ऐड प्रॉफिट। प्रॉफिट बैलेंस कर लेंगे क्योंकि सेलिंग प्राइस जो है ये दे दिया है। प्रॉफिट ऑन परसेंटेज ऑफ सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस पे 2.5% प्रॉफिट है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रॉफिट ऑन कॉस्ट कैसे निकालेंगे, ये बैलेंस करके निकल सकता है। यहाँ पर ये देखो, हम लोग को एक वर्किंग नोट कर लेना चाहिए। यहाँ पर बताया है प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस। प्रॉफिट अगर 12.5 है, 12.5 मैंने कैसे निकाला, 12 एंड 1/2 मतलब 12.5। तो सेलिंग प्राइस है 100, क्योंकि सेलिंग प्राइस पे बोला है। तो कॉस्ट कितना होगा, 100 माइनस 12.5 यानी 87.5, ठीक है। 87.5 कॉस्ट हो जाएगा। तो प्रॉफिट ऑन कॉस्ट कितना होगा, 12.5 डिवाइडेड बाई 87.5, ठीक है। तो इस रेशियो पे निकलेगा, तो हम लोग इस पे निकाल सकते हैं। यहाँ पर बैलेंस नहीं करके ऐसे निकाल सकते हैं। तो फिर 70,000 पे कितना होगा, ठीक है। ये तो हम लोग का कॉस्ट है, इस रेशियो पे 12.5 डिवाइडेड बाई 87.5, देखते हैं कितना निकल के आता है। 12.5 divided by 87.5 into 70,000, 10,000, 80,000। सेलिंग प्राइस 80,000 कैलकुलेट हो गया। अच्छा, बस इसमें और कुछ नहीं है। इलास्ट्रेशन 9 भी हम लोग का कंप्लीट हो गया। 8 हम लोग का पहले 8 वाला शायद हम लोग का बाकी है, ठीक है। ये ओवर और अंडर रिकवरी का है। और इधर हमें इलास्ट्रेशन 7 तक कंप्लीट कर लिया है। मतलब इलास्ट्रेशन में जो भी क्वेश्चन बाकी है, इलास्ट्रेशन का 8 बाकी है और प्रैक्टिकल क्वेश्चन का आज हम लोगों ने जो किया उसके बाद से बाकी है। और सारे क्वेश्चंस मुझे जितना लग रहा है ओवर और अंडर रिकवरी का होगा। तो 7th नंबर से, 7 से लेके 12, ठीक है। 7 से लेके 12 यहाँ तक बाकी है। यहाँ 5 क्वेश्चन, यहाँ 1 क्वेश्चन, टोटल 6 क्वेश्चन बाकी है। लेकिन ये करने के पहले हम लोग को पता करना पड़ेगा ओवर एंड अंडर रिकवरी क्या होता है। इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग ओवर एंड अंडर रिकवरी पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। फिर आज इतना ही करते हैं।